Hello, future saviors. Welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about drug use in treatment of cardiovascular system and blood disorder, जो कि फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 का यूनिट 5 है। इससे आज हम लोग बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में देखेंगे और ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो आता ही आता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मतलब लिखना कैसे वो पता नहीं चलता कि कैसे एक वे में लिखे। ये सब चीज़ें, उसका कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन आते हैं, लिखना कैसे है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ ये यूनिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप आगे यूनिट पढ़ो तो उसमें इसकी कनेक्टिविटी आती है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। अब थोड़ा सा ये यूनिट वास्ट भी होगा, वीडियो के फर्स्ट में ही बता दूं, क्योंकि जैसे ही आपके पास मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे कि अभी तो बहुत लोग जुड़े हैं और लास्ट तक गायब हो जाएंगे कि समझ में बस की बात नहीं है, नहीं आ रही है। तो जो चीज़ें ना समझ में आए, आपने सुना होगा कि मतलब उसके पीछे पड़ जाओ, तो पीछे पड़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, बस आप उस टाइम पे रुक लेना लास्ट तक। मतलब ऐसा है, आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतनी सारी बातें हो गई देखते हैं। और सबसे पहले तो सॉरी, बहुत लोगों का मैसेज आया था, मैम नेक्स्ट यूनिट कार्डियो का स्टार्ट करवाइए, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि ये थोड़ा यूनिट वास्ट है और उसमें भी कंटेंट कैसे आपको डिलीवर करे, कैसे अच्छे से लिखोगे, इसके लिए थोड़ा लेट हुई है, बट ये क्लियर होगा। चलिए देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। यही सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, अगर कार्डियो से क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो इस यूनिट का मैं क्या ही बोलूँ कि सिलेबस कैसे बना है। सबसे पहले तो ब्लड डिसऑर्डर वाला हेमेटोनिक्स दे दिया है, जिसमें कि एनीमिया में जो भी आयरन को बनाने में ड्रग्स हेल्पफुल होते हैं उसे हेमेटोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, यहाँ के बाद ब्लड डिसऑर्डर वाले जितने भी ड्रग है वो ये कार्डियो के ड्रग के बाद दिया हुआ है। तो ये चैप्टर बेसिकली समझाने का मतलब क्या है कि ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले तो ब्लड डिसऑर्डर वाले ड्रग जो कि शुरू और लास्ट में दिया हुआ है। इसके बाद आता है, ये देखोगे आप तो कार्डियो वाले, एंटी एंजाइनल, CHF वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का बात करूँ या फिर फार्माकोलॉजी का। कार्डियो तो सबका फेवरेट है और क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये दो पार्ट। तीसरा पार्ट कौन सा है, ये जो आप देख रहे हो ना, एंटी एडिनर्जिक, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, इसके बाद एड्रीनर्जिक। सारे ड्रग ऑटोनॉमिक सिस्टम का ड्रग है। सो ये भी इसी यूनिट में डाला हुआ है। पता नहीं मतलब इतना ज़्यादा इस यूनिट में हमें पढ़ना है, हालांकि ठीक है। सो ये 3 में दिया हुआ है, चाहे कितना भी कैसे भी दिया हो, मैं पूरा कोशिश करूँगी, मेरा पूरा यही ट्राई रहता है कि आपको ईजी वे में चीज़ों को डिलीवर करो, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करो और एग्जाम में भी आप अच्छे से परफॉर्म करो, लिख सको। उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर चाहते हैं कि मतलब बहुत लोग ये भी आएंगे कि नॉट के लिए अगर अभी से टारगेट कर रहे हैं तो ये हेल्पफुल होगा कि नहीं, ज़रूर होगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल होगा। हालांकि अगर पूरी तरह से आपको अच्छे से करना होगा तो MCQ प्रैक्टिस अब से इम्पॉर्टेंट है। अब आप 4th सेम का एग्ज़ाम देने वाले रहोगे तो आपके पास एक MCQ का बुक होना चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसे वीडियो में नाम लेना सही नहीं है। हालांकि मैं टैग कर दूंगी कि MCQ का बुक कौन कौन सा टारगेट कर लेना चाहिए, फिर एनक्लेस का, जिसका जैसा मर्जी ले सकते हो। और जो यूनिट पढ़ो उसका प्रैक्टिस करके देखना, बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन के टच में आप रहोगे। सो सब ये बातें भी क्लियर हो गई। हम लोग आज क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एनिस वाले, एंटी एडिनर्जिक, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक। हालांकि आप देखोगे तो एडिनर्जिक आपको स्पेशली पढ़ने के लिए नहीं दिया है। जो ड्रग CHF में यूज होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, उसी के बारे में जानना है, उन ड्रग्स के बारे में जानना है। बट कॉन्सेप्ट के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। जितना आपके लिए ज़रूरत है उतना मैं आपको आज कंटेंट डिलीवर करूँगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये सब ड्रग के बारे में पढ़ना, फिर पार्ट 2 मीन्स कि जब ये खत्म होगा तो हम लोग देखेंगे हार्ट वाला, तब हम लोग देखेंगे ब्लड डिसऑर्डर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ड्रग हमें जानना है, समझना है, तो उसके लिए 5 मिनट बस आपका टाइम लूँगी इसे समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से वो ड्रग समझ में आए, क्यों उसका एंटीकोलिनर्जिक, एंटी एडिनर्जिक क्यों नाम है। सबसे पहले अगर आप समझना चाहो, नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक हमें पता है कहाँ सप्लाई होता है, जहाँ पे वॉलेंट्री हमारा चलता है, लाइक आप हाथ को ऐसे मैं मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई है।
ऑटोनॉमिक क्या है? सोमैटिक तो हम लोग देखें कि जो हमारा जहाँ पे चल रहा है अपना करे, हम हाथ इधर उधर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऑटोनॉमिक में आता है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स के बारे में ही हमें जानना है, इसके लिए ये थोड़ा सा जो इसका फिजियोलॉजी है वो समझते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एक कब सिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होता है? जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है, और पैरासिम्पैथेटिक जब आप सोए हुए रहते हो। इमरजेंसी की कंडीशन कौन सी आ सकती है? आप ऐसा अगर पूछोगे तो लाइक आपके पीछे आप जा रहे हो, बहुत रात हो चुकी है, आपके पीछे कुत्ते मतलब आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेट तेज़ हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। अब कई लोगों के साथ तो ये है कि मैम मतलब मैं तो डॉग लवर हूँ, मुझे कुत्तों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अपना इमरजेंसी कंडीशन देख लीजिए। बहुत लोगों का जैसे कि लड़कियाँ पसंद नहीं करती और लड़के पीछे पड़ जाए तो उस टाइम पे इमरजेंसी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर लाइक लड़के का अगर मैं बात करूँ, दोनों देख रहे होंगे तो आप नाराज़ मत होना, बस समझाने के लिए। अगर लड़कों का शॉपिंग करवाने का मन नहीं है, लड़कियाँ जो, तो भाई भागो यहाँ से, नहीं तो कितना पैसा चला जाएगा। अच्छा, उससे भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, पार्क में हो आप दोनों और फादर आ जाए, फिर क्या होगा? फिर तो मतलब हार्ट रेट, सब चीज़ें बहुत ही आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बस वही चीज़ें समझना है, जितना हो सके इजी वे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट लगने वाला है। सो मौज मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक देख लीजिए। इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जब आप खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, अच्छे से मैसेज वैसेज में बात कर रहे हो, तो आपका ये पैरासिम्पैथेटिक चलता है। जब भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके हार्ट रेट के साथ क्या होता है? ये बढ़ जाती है, हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हार्ड धड़कने लगता है। और जब आप सोए हुए रहते हो तो नॉर्मल, पता भी नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा, हार्ट रेट कितना है वो कुछ नहीं पता। सो ये जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो तो हार्ट रेट कम रहता है, और जब सिम्पैथेटिक इमरजेंसी की कंडीशन हो तो हार्ट रेट ज़्यादा रहता है। मैम ये हमें पता है, आप ये बोलोगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जब आप दोनों पार्क में हो, फादर आ गए, तो क्या होता है? आंखें फटी की फटी रह जाती है ना, तो ये मिडियासिस उसी कंडीशन है, पीपल का डायलेट हो जाना। इस तरह से पीपल पूरा आंखें मतलब बड़ी, ऐसा भी समझ लो आप। और जब पैरासिम्पैथेटिक, तो आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब पीपल छोटा रहता है जब आप रेस्ट की कंडीशन में हो। वही अगर ब्रोंकस का देखें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम जब ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो तो एक कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, वैसे ये जो नॉर्मल हम लोग पढ़ के आए फिजियोलॉजी में भी। और जब सिम्पैथेटिक हो एक्टिवेट तो ये डायलेट हो जाएंगे। अब एसीएल सिक्रेशन का हम लोग देखें, अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि आप भाग रहे हो, कुत्ते आपके पीछे पड़ गए हैं, तो क्या होगा उस टाइम पे? कौन सा अच्छे से मतलब डाइजेशन होगी, कुछ तो नहीं ना होगा। सो क्योंकि एचसीएल सिक्रेशन उस टाइम पे कम हुआ रहता है। वही जब आप सोए हुए पड़े हुए कितना खाते जाते हो, आपका डाइजेशन भी अच्छा चलते रहता है, सो एचसीएल का सिक्रेशन उस टाइम पे ज़्यादा होता है। पेरिस्टालसिस का देखें, कौन सा किसी को वॉशरूम का नीड होती है जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हो, तो सो यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम जाती है। वही जब आप सोए हुए रहते हो तो बार बार वॉशरूम में सब जाना, मतलब जो भी पट्टी वट्टी के लिए आप जाते रहते हो, तो ये समझाने के लिए बस ज़्यादा रहता है। एपेटाइट का देखें तो भागते वक्त भला किसी को भूख लगी है, पार्क में पापा आ गए, किसको भूख लगी है भैया, भागो बस। भूख का तो याद, अगर आपने कुछ लेकर खा रहे हो तो वो भी वहीं पे ही रह जाएगा। सो ये भी कम जाती है। वही जब आप सोए पड़े हो एक जगह, ऐसे ही बेड पे हो, कितना भूख लगती है, कितना आप स्नैक्स खा जाते हो। सो क्योंकि जब भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो एपेटाइट ज़्यादा ये इंक्रीज रहती है। अगर ब्लैडर का देखें तो जब आप भागते हो तो उस टाइम पे ये अर्ज भी नहीं है, यूरिनेशन का भी अर्ज नहीं आती, क्योंकि मैच्योरेशन डिक्रीज रहता है। और यही यहाँ पे देखें पैरासिम्पैथेटिक, थोड़ा सा सो जाओ। मेरे फ्रेंड के साथ तो था कि यार 2 घंटों में मतलब 3-4 बार वॉशरूम जाना, मतलब जब भी रेस्ट की कंडीशन में आए तो ये ज़्यादा उस कंडीशन में ही रहता है। नेक्स्ट एक लिपोलाइसिस लास्ट आ जाता है। लिपोलाइसिस की क्या कंडीशन है कि जब भी आप भागते हो ये ज़्यादा रहता है सिम्पैथेटिक, जब भी एक्टिवेट हो। अब जब भागते हो तो देखते हो, जब भी आप भागोगे तो ग्लूकोज ये सब ज़्यादा लगेगी ना, तो ग्लूकोज ये सब लेने के लिए फैट ये सब भी टूटने लगते हैं, ग्लूकोज का भी लाइसिस होने, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सब कंडीशन होने लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट काम आएगी। अब इसे क्यों पढ़े और क्या हमारा मकसद है,
सब चीज़ें आपको आगे समझ। अब ये बहुत सही है आपका कहना भी कि मैम आप सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा रहे हो, हमें दिया हुआ है एंटी एड्रिनर्जिक, ये एड्रिनर्जिक, ये सब ड्रग कॉलिनर्जिक, ये सब क्या है और कैसे आते हैं। तो उसी के लिए वो मैं समझाई थी और अभी हम लोग ये देखेंगे। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे शॉर्ट में मैं PSNS लिखी हूँ, इसको हम लोग कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। वही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रिनर्जिक क्यों बोलते हैं वो भी आप समझेंगे। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, तो यहाँ से जैसे कि अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आप देखोगे, इसे अभी आप मत देखो नहीं तो कंफ्यूज होगे। चलिए आप सिर्फ इतना देखिए। सो यहाँ से हमें पता है कि क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक क्रैनियल नर्व से भी, ये जो 3, 7, 9, 10 है वहाँ से निकलता है। इसके बाद S2, S4 से लेके S4 जो हमारा सैक्रल रीजन है वहाँ से निकलता है, इसीलिए क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो। तो ये क्रेनियल नर्व हो गए। नेक्स्ट आता है ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि थोरैकोलैम्बर, क्योंकि ये थोरेसिक और लंबर रीजन से, बट इसे अभी हमें नहीं देखना, जब हम लोग ये समझ लेंगे तब हमें देखना है क्यों इसे कोलिनर्जिक बोलते हैं। यहाँ से जो सबसे पहले यहाँ से नर्व्स निकला, ये यहाँ आएगा और यहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा। यहाँ पे गैंग्लियन आता है, रहता है, मतलब मतलब अगर आप गैंग्लियन का जानोगे तो नर्व्स का कलेक्शन। सो ये जो प्री सिम्पैथेटिक मतलब प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन से पहले जो है नर्व्स, वहाँ से ACH, हमें पता है कि कोई भी काम कैसा होता है इन लोगों का, नर्व्स का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है। तो यहाँ से ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है ACH, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। इसके बाद ये आगे भी कैसे जाएगा, मतलब ये जो कलेक्शन है ये इस तरह से आगे जाएगी मैसेज। और अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, इससे भी अगर सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात करूं तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वही सिम्पैथेटिक में दूसरा है। सो ये दोनों में ACH ही है। ACH जो है वो आगे चल के, मतलब ये चाहे वो क्रेनियल का हो या फिर दोनों का इसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये M1 रिसेप्टर पे काम करेगा। मतलब इसे काम करने के लिए कोई रिसेप्टर चाहिए। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे और हमें रिसेप्टर के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि ड्रग्स इसी तरह से काम करेंगे। और अब ऐसा क्यों कहा गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक कहाँ से आया, तो जब आप एसिटाइल कोलिन को देखो तो इसमें कोलिन है, इसीलिए इसे रिलेटेड, मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही कोलिनर्जिक बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। अब सिम्पैथेटिक का आप ध्यान दो, हो मे भी थोड़ा सा आपको हार्ड लगे लेकिन समझ में आ जाएगा। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एडर्जिक बोलते हैं, थोरैकोलैम्बर से आया। इसके लिए जो यहाँ पे आया यहाँ पे रिले करेगा गैंग्लियन के पास, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, कौन सा फाइबर है जो भी आप बोलो, कौन सा रिलीज करेंगे, ACH यहाँ से आया और फिर मतलब आगे मैसेज जाएगी। लेकिन जब ये आगे ऑर्गन पे फिर सप्लाई होता है तभी तो काम होगी। तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, कैटेकोलामाइन। सो कैटेकोलामाइन में आते कौन कौन सा है, ये आप पढ़ चुके हो, मैं भी नहीं पता होगा, इसीलिए मैं दोबारा से रिवीजन बस करवा रही हूँ ताकि आगे आपका कॉन्सेप्ट बन सके, समझ पाओ आप ड्रग। सो यही कैटेकोलामाइन में कौन कौन से आते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम लोग नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं, डोपामाइन आता है, एपिनेफ्रिन आता है, बट एपिनेफ्रिन डायरेक्ट ये वाले से नहीं आएगा, जो पोस्ट गैंग्लियन जो फाइबर है नर्व से उससे नहीं आएगा। ये कहाँ से आते हैं, मतलब इससे डोपामिन आया फिर नॉरेफ्रिन है। ये लाइक जैसे कि अगर हमें एपिनेफ्रिन चाहिए, एड्रेनालिन चाहिए, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ से ACH रिलीज हुआ, ये एड्रिनल मेडुला पे काम करेगा, तब एपिनेफ्रिन रिलीज करता है और ये ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर जहाँ पे भी ऑर्गन पे काम करना है वहाँ जाएगा। तो इस तरह से एपिनेफ्रिन और ये कैटेकोलामाइन काम कैसे करते हैं, जैसे ये ACH रिसेप्टर M1 पे काम कर रहा था, उसी तरह से ऑर्गन्स पे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे ये जाके बाइंड होता है। तो जो भी हम लोग देख रहे थे ना, लाइक आप ये देखें कि ब्लैडर का ये ज़्यादा हो जा रहा है, मैक्चुरेशन कम हो जा रहा है, तो कैसे पैरासिम्पैथेटिक कैसे एक्टिवेट हुआ। अगर ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ तो ACH आके इस ब्लैडर पे
इसके लिए रिसेप्टर है एम वाला, जो कि मस्कार्निक यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, तब जाके ये मैच्योरेशन ज़्यादा कर देगा। वही अगर सिम्पैथेटिक हो तो ऐसा नहीं है कि सिम्पैथेटिक का अलग रिसेप्टर है और पैरासिम्पैथेटिक का अलग, नहीं, इसके लिए भी एक ही पे है, मतलब कि ये जो अल्फा बीटा जो भी आएगा और ये मैच्योरेशन को कम करेगा। तो ये लोग काम ऐसे करता है, इसका एक्टिवेशन ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि आप समझते हो ऐसे, लेकिन अंदर कुछ तो चलती होगी जिसकी वजह से रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ, तो यहाँ तक तो आप समझ गए, बट इसको अब बोलोगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रीनर्जिक क्यों बोला जा रहा है, ऐसे क्यों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि आप हमें एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक बताओ। बिकॉज जैसा कि हम लोग देखें कि नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं, एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन बोलते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि मेन जो ऐसे तो जितने भी ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है वो ACH ही रिलीज कर रहा है, चाहे सिंपैथेटिक का हो या फिर पैरासिम्पैथेटिक का, बट मेन जो ऑर्गन के पास जाके काम कर रहा है अल्फा बीटा से बाइंड होके, यहाँ पे कैटाकोलामाइन, ये एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन है, तो एड्रेनालिन मेन है, इसीलिए इसे एड्रीनर्जिक बोलते हैं। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम लोग फाइनली ड्रग्स को देखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाई थी और कोलिनर्जी के बारे में बताई थी, सो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, एक काम कैसे करता है, नर्व्स न्यूरॉन्स को काम करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर तो चाहिए, तो इसमें मेन ACH है। तो ये इसके ड्रग के बारे में पढ़ना, और हमें पता ये भी चल गया कि न्यूरोट्रांसमीटर मतलब इन लोगों इसी के जैसा रहेगा ये ड्रग्स, और काम कहाँ करेगा, रिसेप्टर पे जाके। सो वही बस हमें सबसे पहले हमें देखना है कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो इतना तो नॉर्मल फिजियोलॉजी सबको समझ में आ गया कि वैसे ड्रग्स जो कि ACH के जैसा काम करे, और ACH को ही हम लोग कोलिनर्जिक बोल रहे, इसी के नाम से आया है। तो इसका जब भी बॉडी में या तो अमाउंट कम हो गई हो तभी तो हम लोग बाहर से लेंगे ड्रग के रूप में, या फिर इस जैसा ये एक्शन दिखाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसी के जैसा एक्शन होता है, तो इसके जैसा एक्शन हमें करवाना हो। लाइक ग्लूकोमा में हमें पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है, तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, इसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अब ये भी जान लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो नॉर्मल जो हम लोग एक जॉन देखे थे उसमें जैसे कि ये बन के गया था ना, और ACH ये न्यूरॉन से ही सिक्रेट रिलीज हो रहा था। तो ये बनता कैसे रिलीज हुआ, इसको बनाने के लिए एसिटाइल कोए और कोलिन चाहिए, तभी जाके ACH बनेगा। और ये वेसिकल्स में स्टोर होता है। जब भी एक्शन के लिए कोई भी मैसेज आएगा, ये रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये जाके रिसेप्टर से बाइंड होता है, जो कि रिसेप्टर के बारे में हमें जानना है। ये जो भी मस्कार्निक रिसेप्टर हो गया, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कार्निक पे काम करता है। तो यहाँ तक तो ये काम कर लिया, अब इसे डिग्रेडेट भी करेगा, तभी तो इसकी एक्शन रुकेगी। तो ये से कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे काम करता है ACHE मीन्स के एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, जो कि इसे कोलिन और फिर से एसिटिक एसिड में तोड़ देता है, जिससे इसका एक्शन रुक जाता है। तो यहाँ पे आप बताओ कि जब भी हमें ACH चाहिए तो एक तो ACH हम लोग ऐसे ही लेंगे बाहर से, जो कि इसके जैसा काम करे, और सेकेंड ये जो टूट रहा है इसको हम लोग अगर रोक दे टूटना तो भी हमारे लिए सही रहेगा ना। तो इस क्या करना होगा, इसको वो टूटे ना, जो इसको तोड़ रहा है उसको इनहिबिट कर दो। तो इसीलिए हम लोग जो ACH एस्टरेज एंजाइम है उसको रोकते हैं। तो वैसे ही बस हमें ड्रग पढ़ना है। उसके लिए पहले आपको रिसेप्टर के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि ACH रिसेप्टर पे ही जाके काम करता है। तो मस्कार्निक रिसेप्टर और निकोटिनिक पे काम करेगा। मस्कार्निक कहाँ कहाँ रहता है, तो ये सब M1 M2 यहाँ पे आप देख लो, एक्शन के साथ भी मुझे बताना है तो दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ। सो कोलिनर्जी का रिसेप्टर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, कैसे ये काम करता है। इसके लिए सबसे पहले निकोटिनिक, जो कि NN गैंग्लिया पे होता है। जैसा कि आप देखे थे कि जब भी हम लोग फूड लेते हैं, ये माइंड के पास, हमारे ब्रेन के पास मैसेज गया और ACH रिलीज किया, और ये जाके कहाँ बाइंड हो रहा था, जो भी वेगस नर्व है यहाँ पे NN रिसेप्टर थी। आप गेस्ट्रो वाला GI वाला याद करो, तो इस तरह से काम करता है। वहाँ भी हम लोगों का क्लियर था। सेकेंड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमें हर बार पता है ये ACH रिलीज होता है, तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वहाँ पे भी ये रहेगा। मस्कार्निक रिसेप्टर आप फार्माकोलॉजी में ही जानते हो। M1 स्टमक में रहता है, GI में देखे थे HCl के सिक्रेशन को ज़्यादा करवाता है, तभी आपको बैठे बैठे डाइजेशन सही हुआ और खाना भूख भी अच्छा लगती है जब भी आप रिलैक्स की कंडीशन में होते हो। M2 हार्ट पे रहता है, इसीलिए हार्ट
जब भी ऐसी ड्रग्स देंगे तो हार्ट रेट को ये कम करेगा, कंडक्शन को भी कम करेगा, तो इसकी यूज आगे आएगी। अभी आप ध्यान रख लो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। M3 ब्रोंकस पे रहता है, जो कि ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट, नॉर्मल देखे ना ये पैरासिम्पैथेटिक ऐसा ही थोड़ी काम करता है। ACH इन सारे रिसेप्टर ये ब्रोंकस के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, तभी तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। सो ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, GIT में डायरिया करवा देता है, ग्लैंड्स का जितना भी सिक्रेशन है लाइक स्लाइवा हो गया, ज़्यादा सिक्रेट सब होता है। पीपल का क्या करवा रहा था, M3 यहाँ रहता है, ये म्यूसिस पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहे थे, तो ये इसके रिसेप्टर पे काम रहे। तो जब भी हमें ऑर्गन में ऐसा करवाना हो तो हम लोग इसे यूज करेंगे ACH वालों। तो वही हम लोग ड्रग देख लेते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग पहले तो डायरेक्टली एक्टिंग, जो कि ACH जैसा काम करेंगे, जिसमें इतने सारे आते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्टली एक्टिंग, जो कि एंजाइम जो था उसको रोकेंगे, जिसकी वजह से ACH बढ़ेगा तो काम होगी। कुछ ऐसे रहेंगे ड्रग्स, इतने सारे जो भी न्यूरोस्टिग्माइन है, फिजियोस्टिग्माइन है, ये सब जो है वो ACH को रोक देंगे। मतलब जो एंजाइम है ACH एस्ट्रेज एंजाइम, उसे रोकेंगे, बट रिवर्सिबल की मतलब जब आप इसे देना रोक दोगे तो वो फिर अपना काम करने लगेगा, जो एंजाइम उसे तोड़ रहा था। नेक्स्ट इरिवर्सिबल आता है। इरिवर्सिबल ऐसे होते हैं जो कि उस एंजाइम को ऐसा रोका कि फिर कभी दोबारा वापस ही ना आए। ऐसा ड्रग यूज़ नहीं होता कि आपको आगे कॉन्ट्रैक्शन ये सब तो करवाना है ना, तो ऐसा फिर कब होगा, ये ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड की अगर पॉइजनिंग हो जाए, नॉर्मली खेत वेत में यूज होता है, तो वहाँ पे ऐसी इसकी पॉइजनिंग की कंडीशन में हो जाती है कि ऐसी वही जो हमारा एंजाइम है वो इनहिबिट हुआ और सारा सिम्टम देखने को मिलता है ACH के ज़्यादा होने की वजह से। तो एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन तो हम लोग देख लिए, कार्डियोवैस्कुलर में वैसोडाइलेशन करवाता है, हार्ट रेट को कम करता है, BP को कम करता है। वही ये सब हम लोग देखे हैं कि गट पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा करवाता है। तो ये सब लिखने के लिए कि आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है। वैसे आप नोट्स का टेंशन मत लो, नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, जितना भी यूनिट है अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस, साथ ही साथ 80-20 का रूल फॉलो करते हुए कि 20% वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि 80% आप मार्क्स लाओगे। वो आते कहाँ से, तो 10 ईयर PYQ उसी से सर्च के बेसिस पे निकाला भी हुआ है, अभी ही मेरे पास आया था। बहुत मतलब इन सब की वजह से ही लेट हुआ। ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का ये माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का क्वेश्चन अभी भेजा हुआ है कि, और फ़ोन भी आया था स्टूडेंट का कि मैम, मतलब ऐसा जब ही बात है, वो अलग अलग का नाम भी ले रहे थे। मैंने तो खुद उन्हें मना किया कि मैं किसी से कंपटीशन करने नहीं आई हूँ, मुझे तो आपने बनाया है, मैंने तो पेन और पेपर के साथ स्टार्ट किया था, और आज 10 के सब्सक्राइबर, ये मेरा नहीं आपका सपोर्ट है। सो कि मैम इतना अच्छा मतलब क्वेश्चन 95% तक मिले हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, मतलब ये आपका बड़कपन है, आप पढ़ाई करो और अच्छे से, मतलब वो नोट्स में आपको ऐसे भी ये सारा स्ट्रेटजी फॉलो है। सो आप जाके चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ से जाके देख सकते हो। पेड है बट अफोर्डेबल है, और बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये सब आपको वहाँ ही मिल जाएगा, बस इसीलिए इतना बता दी। वैसे तो आज हमारे पास टाइम इस चैप्टर में इतना कम है कि ये सब बात करने की टाइम ही नहीं है, बट ऐसा हुआ था सिनेरियो, इसलिए मैं बता दी। सो पहला ये जो एस्टर ऑफ कोलिन है, इसमें जो एस्टाइल कोलिन है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा तो हमारे बॉडी में रहता है, बट बाहर से भी लेते हैं जब ये कम हो जाए तो एसिटाइल कोलिन को फिर भी इतना यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अगर ओरली आप लेते हो तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही अगर आप IV लेते हो तो भी ये रैपिडली मेटाबोलाइज होता है, क्योंकि प्लाज्मा में ये स्यूडो स्ट्रेज काइनोस्ट्रेज और नेक्स्ट प्लाज्मा एंड बाय ट्रू कोलिनेस्ट्रेज रहता है। दोनों तरह के, मतलब स्यूडो भी रहेंगे, कोलिनेस्ट्रेज देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन का, एंड कोलिनेस्ट्रेज भी रहेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो टूट जाएगा, ACH जो है वो टूट जाएगा और काम ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है और यही जो इसमें जो अदर ड्रग है उसको हम लोग, जैसे कि कार्बाकोल हो गया या फिर बेथानोकोल हो गया, इसे हम लोग यूज करते हैं, IV यूज करते हैं। तो आप बोलोगे कि मतलब इसके लिए क्या नहीं इसको तोड़ेगा, तो नहीं तोड़ता है, क्योंकि इन दोनों से जो स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज है और कोलिनेस्ट्रेज है, इससे ये बेसिकली रेसिस्टेंट रहता है। सो इट इज़ नॉट थेराप्यूटिकली एक्सेप्ट ओकेजनली, मतलब ऐसे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये एसिटाइल कोलिन टूट जाता है तो हम लोग यूज ही नहीं करते। सम टाइम आई ड्रॉप, जब सर्जरी करना हो, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना हो, तभी हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं करते। सेकेंड ड्रग था हमारे पास पेथालोकोलिन, इसका भी रेयरली ही यूज होता है, क्योंकि ये जितने भी, जैसे कि सिक्रेशन ये सब ज़्यादा करवा देता है, यूरिनरी ज़्यादा होने लगेगा, डायरिया सब कंडीशन, तो पेशेंट यूज नहीं करना चाहता। कार्बाकोल ग्लूकोमा में यूज होता है, ये आप पढ़ोगे
4th सेम में नहीं आता, तो फिर भी बेसिक मैं आगे बताऊंगी क्योंकि बहुत भारी टर्म आएगा। वेथानोकोल, ये इसका भी यूज होता है क्योंकि देंगे तो इसे ये जल्दी टूटता नहीं है, तो अगर हाइपोटोनिया हो, मतलब ब्लैडर सही से वो काम नहीं कर रहे तब, या फिर ऑपरेशन जब होता है तो ये इस तरह से एसीएच कॉन्ट्रैक्शन को रोका गया कि वो दोबारा आ ही नहीं रहा अपने पोजीशन पे, तो फिर एसीएच देंगे जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन सही से हो पाएगा। यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है और आपको ज़्यादा यूरिन रिटेंशन, तो कंडीशन ख़राब है, अगर यूरिनेशन ज़्यादा करवाना है तो फिर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जीरोस्टोमिया में तब यूज़ करेंगे जब पाइलोकार्पिन ना हो, इसके अल्टरनेटिव है, इसी के जैसा काम करता है बट सबसे ज़्यादा पाइलोकार्पिन अच्छा होता है। एडवर्स इफेक्ट वही इसका रहेगा, आप ज़्यादा दे दियो तो डायरिया, फ्लशिंग, ये सब कंडीशन देखने को मिलेगी। फ्लशिंग क्या है, फ्लशिंग और ये जो ब्लस है उसमें डिफरेंस होता है। ब्लस जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल में आप सुनोगे, फ्लशिंग का अगर सिस्टमेटिकली वेसल्स डायलेट हो जाए तो फ्लशिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। सिंकअप क्यों होगा, क्योंकि अगर ब्रेन का वेसल्स डायलेट हो गए, सही से सप्लाई नहीं मिलेगा तो चक्कर वक्कर आ सकती है। सेकेंड ड्रग हम लोग देख लेते हैं कोलिनोमिमेटिक एल्केलॉइड, ये पाइलोकार्पिन इसके अंदर है हमारा, जो कि एल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम, मत याद करो कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉम्पिटेटिव में पूछता है तो नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक्शन इसका है क्या, ये निकोटिनिक पे नहीं उतना काम करेगा, ये काम कहाँ करेगा, मस्कार्निक एक्शन प्रोमिनेंट होता है इसका। यूज़ कहाँ करेंगे, इसे हम लोग ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं। ग्लाउकोमा का भी अब इतना, ये 2 टाइप का ओपन और क्लोजर होता है, मतलब पीपल बहुत ही ज़्यादा डायलेट रहते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का काम करता है, तो इसे यूज़ कर लेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस, यूज टू काउंटर ड्राइनेस ऑफ माउथ, तो भी यहाँ पे यूज इसका है क्योंकि ये सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा करता है। और नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट अगर देखें तो बर्निंग सेंसेशन, पेनफुल स्पाज्म, एकोमोडेशन, मतलब आई में ज़्यादातर इसका यूज हो रहा है और उससे रिलेटेड ये इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब जो इनडायरेक्टली था, जो कि ये जो कोलिन स्ट्रेज एंजाइम था जो इसे तोड़ रहा था, उसको रोक दे तो ऐसे ये ज़्यादा होगा ना, तो अब उसी ड्रग के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे तो इतना ही काफ़ी है, अगर यूनिवर्सिटी में कभी आ जाए तो कि ये मतलब ड्रग जो है वहाँ पे रोक देंगे, नॉर्मल ऑफ फिजियोलॉजी अगर बना देते हो और ड्रग का एग्जांपल लिख दोगे तो चलेगा, बट यहाँ कुछ ड्रग के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जान ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ड्रग का अंदर जाओगे तो कॉम्पोजिशन में सब दिया हुआ है। डायरेक्टली तो मैं रूट ये सब नहीं दे रही हूँ आपको, बट इनडायरेक्टली इसके अंदर ही दे रही हूँ क्योंकि हर एक ड्रग का नहीं है पॉसिबल। ऐसे ही ये चैप्टर 8 से 10 घंटे का है और मैं कोशिश करूँगी जितना कम से कम में हो जाए और आपको जो चाहिए वो मिल जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो फाइजोस्टिगमिन इसके अंदर आ रहा था जो कि रिवर्सिबल है, ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, अवेलेबल एज IV इंजेक्शन। ये इसका कंसंट्रेशन अगर देखें तो 0.1 से 1%। इसका भी अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते तो आज मत समझिए, पहले मैं समझाई हूँ यूनिट 1 में, उसे देखिएगा। नेक्स्ट आता है यूज इसे कहाँ करते हैं तो ग्लाउकोमा में, एट्रोफिन एंड ट्राईसाइक्लिक डिफ्रेसेंट पॉइजनिंग अगर हो रखी हो तो भी इसका हम लोग यूज करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग देखें ना यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, इसका अगर पॉइजनिंग हो तो हम लोग एट्रोपिन का यूज करते हैं जो कि इसके उल्टा काम करेगा। ये अभी यहाँ पढ़ोगे एंटीकोलिनर्जिक में, ये एट्रोपिन के बारे में ही। एक बात और, एट्रोपिन भी अगर बॉडी में ज़्यादा चल गया तो मीन्स कि ACH का इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाए कि फिर हमें कुछ करना होगा, तो ये एट्रोपिन पॉइजनिंग में फाइजोस्टिगमाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही छोटे मतलब 1 ही 2 पॉइंट ऐसा आप याद कर ले तो ये यूनिट अच्छा लगेगा और MCQ इससे आप सॉल्व कर पाओगे, और मतलब यूनिवर्सिटी में आया तो आप लिख ही सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि मैं पढ़ाई उसी के लिए रही हूँ। नेक्स्ट नियोस्टिगमाइन आता है, ये मतलब ओरली दिया जाता है 15 mg, अगर ये डोज सब देखोगे तो देख लीजिएगा आप। पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड क्रॉस बेबी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। यूज कहाँ होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में। मिस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है, ACH का सिक्रेशन मतलब अपने ही इम्यून रिसेप्टर को तोड़ने लगते हैं, वो कम रहता है। नॉर्मल मिस्थेनिया ग्रेविस आप सीनियर्स में 4th सेम में पढ़ोगे, मे भी आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, अभी आप जान लीजिए कि ACH इसमें कम रहता है, तभी हम लोग ACH देंगे जिसकी वजह से कंडीशन ठीक होगी। ये नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस ऑटोनिया ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो इन कंडीशन में अगर ये पैरालाइसिस की कंडीशन हो रखी हो, कॉन्ट्रैक्शन हमें लाना हो तो भी हम लोग ACH का यूज़ करेंगे ना, मतलब कम हो रखी हो तो एंजाइम को ही रोकेंगे, जिससे बॉडी में ज़्यादा होगा तो कंडीशन ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पाइरिडोस्टिमाइन एंड एम्बेनियम, ये सिमिलर है नियोस्टिगमाइन के बट लॉन्गर एक्टिंग होता है, इतना ही याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा देर तक ये काम करेगा। नेक्स्ट इंड्रोफोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये IV डायग्नोसिस के लिए सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, उतना तो मैं नहीं लिखी थी बट
एक हमारे बॉडी में कोलिनर्जिक क्राइसिस की कंडीशन होती है जिसमें कि ACH बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक हमारे बॉडी में ये मिस्थेनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन है जिसमें कि ACH कम होता है। तो इंडोफोर, ये तो हमें पता है कि इस कंडीशन में अगर ये बहुत ही कम टाइम के लिए काम करता है, तो ऐसा कौन सा ड्रग दोगे भैया जिससे बोलोगे कि आप 10 मिनट में, 1 घंटे में बार बार पेशेंट को लेने, वो लेगा, बोलेगा भाग इतना कौन, हम दूसरा काम करें या फिर ड्रग ले। तो फिर हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं अगर हमें पता करना हो कि, क्योंकि पेन तो दोनों में होती है, तो मिस्थेनिया ग्रेविस में एंडोर्फिन अगर देंगे तो ACH अगर बॉडी में नॉर्मल बचेगा, काम करेगा, तो मिस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन से रिलीफ मिलेगी। मीन्स कि ये डायग्नोस हो जाएगा कि अगर रिलीफ मिली पेशेंट को तो मिस्थेनिया ग्रेविस है। और अगर कंडीशन और भी ज़्यादा वर्ष हो गया, कोलिनर्जिक ACH क्राइसिस जब होती है, तो ये मतलब ACH ज़्यादा होने की वजह से, और आप ऊपर से फिर से दे रहे हो जिससे ACH ज़्यादा हो, तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो मीन्स कि वहाँ पे इस तरह से हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं कि कौन सी कंडीशन है। ये भी आप पढ़ोगे जब मिस्थेनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन हमें पढ़ने CNS में आएगा। नेक्स्ट हमारा रिवर्सिटिकमाइन लॉन्गर एक्टिंग है, सेलेक्टिव बाइंड टू ACH इन ब्रेन, यूजफुल कहाँ पे रहता है, एल्जाइमर डिजीज में। इसमें ACH बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। ACH का सिक्रेशन कम, भूलने वूलने की बीमारी, एक जगह पे स्टोर रहता है, अगर इसकी कमी हो गई तो फिर ये कंडीशन होगा। ये भी आप CNS में पढ़ोगे। अब कम हो गया, दे दो तो कंडीशन ठीक रहेगी। डोज आप देख लीजिएगा 1.5 से 6 mg BD से देना होता है। नेक्स्ट लास्ट था हमारा ये डोनेपेजिल लॉन्गर एक्टिंग, इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम ऑफ एल्जाइमर। ये भी एल्जाइमर डिजीज में हेल्पफुल होता है। ये भी ब्रेन के ऊपर ही ज़्यादा काम करेगा और ACH देगा। अगर आप उतना ड्रग याद नहीं करना चाहते हो तो जो मैं बताई वही यहाँ पे निमोनिक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसमें इस सब में यूज होता है। पॉप का अगर मतलब ना समझ में आए तो इसका मतलब है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक, जो इलियस हम लोग पढ़े थे वहाँ पे ये यूज होता है। अब थोड़ा सा बस इरिवर्सिबल वाला देख लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड का ये अगर पॉइजनिंग हो तो ये इरिवर्सिबल है। ये जो कोलिनेस्टेज ऐसी, ये जो स्टेज एंजाइम था जो कि तोड़ने से हम बचा रहे थे, वो अगर सोचो कि बहुत लंबे समय तक ही इनहिबिट हो जाए तो फिर कंडीशन ख़राब होगी। जितना भी पैरासिम्पैथेटिक सबका सिक्रेशन है सब ज़्यादा होने लगेगा। सो वही ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड करता है। इनहिबिटर ACH जो एंजाइम था, एब्जॉर्ब फ्रॉम द ऑल रूटेड इंक्लूडिंग स्किन, मतलब ये सभी जगह से। नॉर्मली ये फार्मस यूज़ करते हैं, फार्मस नॉर्मली यूज़ करें स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब होकर, जितना भी इसका रिसेप्टर है। सो ये फार्मस में पॉइजनिंग होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, उन्हीं लोग ये इसको यूज़ करते हैं। कई बार न्यूज़ सब में आपने सुना होगा कि पता भी नहीं चला वो, ऐसा तो जब पर लेते हैं ये इसको, मतलब इसे जब दुकान से खरीदेंगे वहाँ पे बता देते थे कि आप पूरा प्रोटेक्शन रखिएगा क्योंकि स्किन सबसे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। पर फिर भी वहाँ पे बहुत ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा बहुत देखने को न्यूज़ सब मिलता है कि इतना ऑब्जॉर्ब हो गया, मतलब जान तक चली जाती है क्योंकि सारा पैरासिम्पैथेटिक इतना हायर एक्टिवेट हो जाता है, सबका सिक्रेशन सब, हार्ट रेट सब इतना कम कर देगा कि कंडीशन वर्स हो जाती है। सो अब ये तो करेगा तो फिर हम लोग ये पॉइजनिंग के जैसा, इसका कोई मेडिकल नहीं देख रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि मैम हम लोग तो ड्रग देख रहे हैं, इसका यूजेज भी होता है, वो भी बता दो। तो ग्लाउकोमा में ये इकोथियोफेट आई ड्रॉप एक है जो सम टाइम यूज होता है। वैसे बहुत सारे ड्रग है वो यूज होंगे, इसे क्यों ही यूज़ किया जाएगा। बस आप इतना जान लो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग हो तो हम लोग एट्रोपिन देंगे जो कि एंटीकोलिनर्जिक है। मीन्स कि इसके इफेक्ट को रोक देता है। सारा इफेक्ट को नहीं रोक पाता है क्योंकि इरिवर्सिबल है, बट फिर भी कंडीशन ठीक होती है। मतलब जिनको एक बार ये प्रॉब्लम हो जाए ना, फॉर्मस, वैसे फॉर्मस मतलब सही से चल ही नहीं पाएंगे, पैरालिसिस जैसे उनकी कंडीशन रहती है, इसका इफेक्ट रहता है और चलने फिरने में उन्हें दिक्कत आती है। चलिए ये सब ठीक है। कोलिनर्जिक में कुछ नर्स का काम अगर देखें तो मेडिकल हिस्ट्री लेना ये नॉर्मल बात है कि पहले आप ले लोगे कि हार्ट रेट ज़्यादा ही कम तो नहीं है, तभी ये सब आप ड्रग दोगे। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व, इफेक्ट, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग, ये आप चाहो तो ये सब कंडीशन आएगा ये इसको लेने की वजह से। ब्रैडिकार्डिया, हेडेक, ट्रीमस, डिजीनेस, डिसरिथमिया, ये एवी को कम कर रहा है, तो ये सब देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट अगर चाहो तो भी इसे अलग बना के लिख सकते हो। और एक नर्स का काम होता है कि साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करते रहे और जितना प्रॉम्प्टली, जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट जाके रिपोर्ट करे डॉक्टर को बता, जिससे कि ये काम हो सके। मेंटेन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग स्टैंड बाय सच एज एट्रोपिनाइज यूज एंटीडोट, वही कि अगर इसका ज़्यादा हो जाए, कभी भी कोई भी ड्रग भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी
बॉडी में ज़्यादा डोज चली जाए तो फिर इसको रोकने के लिए एट्रोपिन हम लोग देते हैं। एडमिनिस्टर ओरल ड्रग एंड इम्पटी स्टमक, अगर ओरली जो है उसे इम्पटी स्टमक देना ताकि नॉजिया वोमिटिंग उससे ना हो, मतलब कम रहेगा। इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस एंड यूरिन आउटपुट मॉनिटर शुड नॉट गिवन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आपको कोलिनर्जिक ड्रग का लिखना हो तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है तो पेरिस्टालसिस सब ज़्यादा करवा रहा है तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। और क्योंकि आउटपुट सब ज़्यादा बढ़ाना है तो वो भी आपको मेजर करते रहना है कि सही से इसका इफेक्ट आ रहा है बॉडी में कि नहीं। तो ये था नॉर्मल सी बातें, नर्स का क्या। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक हमारा ख़त्म होता है, ACH का जितना भी काम था, अब उसके काम को रोकना ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग करेगा। इससे मस्कार्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। वो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको यूनिट 1 में पढ़ा के आई हूँ। एगोनिस्ट वैसे जैसे कि ACH के जैसा ही ड्रग आया और उससे काम किया, मस्कार्निक एगोनिस्ट बोलेंगे। और इसके उल्टा जाए, इसका अपना तो कोई काम नहीं है, अपना इंट्रिंसिक एक्टिविटी जाके बॉडी में नहीं शो करेगा, बट ये जो ACH का ज़्यादा काम अगर हो रहा है तो उसे रोकेगा। जैसे कि हम लोग एट्रोपिन का देखे थे। अगर आपके दिमाग में अभी से ही आ रहा है कि मैम कब हमें चाहिए कि हम इसके काम को रोकें, तो बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होने लगी, सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर एट्रोपिन, जैसे कि देखें कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग हुआ तो हम लोग एट्रोपिन यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे ये सब ड्रग यूज़ होते हैं। द ड्रग विथ, और यहाँ पे आप ध्यान देना एट्रोपिन ड्रग इसे बोल रहे हैं क्योंकि ना नेचुरल जो एल्केलॉइड एट्रोपिन ही आता है जो कि ACH के काम को रोकेगा। एक हायोसिन भी है, ये भी नेचुरल है, इसे स्कोपोलामाइन भी बोलते हैं। बाकी ये जितने भी और अदर हैं जैसे कि सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक कंपाउंड है एट्रोपिन वाला, कि एट्रोपिन मेन था और इसके बाद सिंथेटिक मतलब एक किया गया, बनाया गया है। कुछ एंटी सिक्रेटरी की अगर जैसे कि देख रहे थे कि सिंपैथेटिक सिक्रेशन बहुत ज़्यादा करवा दे रहा था, तो भाई ये ज़्यादा सिक्रेशन भी सही नहीं है। आप ऐसा ड्रग आप दिए हो, स्लेवेशन बहुत ज़्यादा हुए जा रही है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हुए जा रहा है, डायरिया कंडीशन हो गई, तो अब आपको सिक्रेशन कम करवाना, मतलब जो भी सिक्रेशन की वजह से प्रॉब्लम है उसे कम करवाना होगा। सो वही ये सब इसका क्लासिफिकेशन है। तो द ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन मस्कार्निक रिसेप्टर इज नोन एज एंटी कोलिनर्जिक। जिसका क्लासिफिकेशन देखें तो नेचुरल सबसे पहले एट्रोपिन और हायोसिन का देख लेते हैं। तो एट्रोपिन का मेन तो काम वो था कि ये पॉइजनिंग को रोकेगा, बट ना ये दोनों नेचुरल फॉर्म में है और इसका काम है कि एंटागोनाइज करता है ACH का। तो इसमें ना डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से ही आपका जो भी इसका एक्शन, जो भी इसका एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है वो समझ में आ जाएगा। सो इसीलिए हायोसिन, जिसे स्कोपोलामाइन भी बोलते हैं, और एट्रोपिन का थोड़ा सा कंपेरेटिव फीचर देख लेते हैं जिससे आपको ड्रग भी समझ में आ जाएगा। तो चीफ सोर्स इसका देख लीजिएगा, दोनों नेचुरल है तो पेड़ पौधे से ही आएंगे। CNS पे इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, वही इसका डिप्रेशन इफेक्ट होता है। ये एट्रोपिन हायोसिन से ज़्यादा यूज होता है इसलिए भी बिकॉज ये हायर डोज अगर आप देते हो तब ये CNS को, ब्लड ब्रेन बैरियर को दोनों पार करेगा तभी CNS इफेक्ट दिखा पाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा डोज देते हो तब एक्साइटेटरी रहता है और वही ये कम डोज पे भी पार कर जाता है। तो ये इसका दोनों का डिफरेंट है। एंटीकोलिनर्जिक अगर प्रॉपर्टी देखें तो बहुत ज़्यादा ये पोटेंट होता है हार्ट ब्रोंकियल मसल कि मतलब अगर आपने कोलिनर्जिक ड्रग दिया हार्ट ये सब पे, जैसे कि साइड इफेक्ट में देख रहे थे कि ब्रेडिकार्डिया, डिसरिथमिया सब करवा रहा था, तो हम लोग एट्रोपिन को वहाँ पे यूज करते हैं। ये इसका मोर पोटेंट आई एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे है। ये लॉन्गर एक्टिंग होता है, ये ज़्यादा देर तक काम करेगा, ये शॉर्टर होता है, तो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं एट्रोपिन को। ये हायर डोज भी देते हो तो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करेगा और ये कम डोज पे भी पार कर जाता है। तो ये कंपेरेटिवली चार्ट आपको आना चाहिए। अब क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एट्रोपिन इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ चार्ट करवा देना सफिशिएंट नहीं रहेगा। मे बी हालांकि क्वेश्चन नहीं आया है बट आ गया तो आपको लिखना, मतलब कंटेंट चाहिए। सो एट्रोपिन ब्लॉक ऑल सब टाइप जितने भी मस्कार्निक रिसेप्टर है जहाँ पे ACH जाके बाइंड होकर काम कर रहा था सबको रोक देता है। जस्ट अपोजिट मस्कार्निक इफेक्ट विथ ACH जाके मस्कार्निक से बाइंड करता है और फिर जितना भी इफेक्ट है पैरासिम्पैथेटिक वाला वो दिखा रहा था, बट ये जब जाएगा तो उसके सारे काम को रोकेगा, अपना इसका कोई काम नहीं होता, उसको ही जाके रोकता है। सेंसिटिविटी डिफरेंट ऑर्गन पे डिफरेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि जितना भी मस्कार्निक जहाँ पे भी ये सब ग्लैंड पे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं तो सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार नॉट सेट में आया है। सो ये बस देख लीजिएगा कि ये ऐसे
सलाइवा, स्वेट, सिक्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। आई, ब्रोंकियल मसल हर्ट, ऐसे ऐसे इसका एक्शन कमते जाता है। तो ये बस कैसे इसका सीक्वेंस है, कहाँ ज़्यादा काम कर रहा है, बस याद रखने वाली बात है, तो याद रखना है। अब आप इसमें कंफ्यूज होगे, इसका सिक्रेशन कम करवाएगा क्योंकि एससीएच इसका सिक्रेशन ज़्यादा करवा रहा था, अभी ये इसका सिक्रेशन कम करवाएगा। और इस तरह से मतलब इन लोग सलाइवा ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो ट्रोपिन दोगे तो कम करेगा, फिर जाके ब्रोंकियल मसल पे काम करेगा, हार्ट पे काम करेगा, इंटेस्टाइन पे काम करेगा, बस ये। अब एक बार इसका डोज भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो अप टू 3 mg दे सकते हो, इससे ज़्यादा दोगे पॉइजनिंग होने की चांस रहती है, फिर आपको वही उसके उल्टा फाइजोस्टिगमाइन देना होगा। एट्रोपिन का भी पॉइजनिंग हो जाता है क्योंकि इसका भी नैरो रेंज ही है। नेक्स्ट, जो जितने भी हम लोग ड्रग्स देखे यहाँ पे, सबके बारे में तो बिल्कुल भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये जो हम लोग देखे थे कि सेमी सिंथेटिक, ये एट्रोपिन ही ज़्यादा है, मतलब इसी के जैसा, बस सिंथेटिक मतलब ह्यूमन बनाया है, देख सकते हो आप। होम एट्रोपिन, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, सब में एट्रोपिन है ना, बट सिंथेटिक भी कुछ काम भी किया हुआ है। सो इसका यूज, डोजेज, कहाँ पे यूज़, कैसे यूज होता है, रूट यहाँ पे मैं सारा मेंशन कर दी हूँ। ये कब यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिड्रियासिस इंड्यूस हो गया है तो फिर से हमें अगर बहुत ही ज़्यादा डायलेट हो गया तो अगर आपको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना है तो वैसे वैसे जगह पे जितना भी देखोगे कोई भी हार्ड नहीं आपको लगेगा, सब ऐसे ही ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है। और इसका काम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक काम को रोकना, तो फिर वो उसका रिवर्स दिखाएगा। तो बस यही है, लाइक ये जो टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है वो 18 mg बाई इन्हेलेशन के थ्रू लिया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी में इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो बस यही हमें ध्यान रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट जो शायद मैं समझ, मतलब आईएनसी के सिलेबस को ऐसे मैंने शुरू में कह दिया, पता नहीं कैसा है, बट एक चीज़ें हमको अच्छा लगी, उसी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक आप देख रहे हो ना, तो उसका एक्शन थोड़ा एड्रीनर्जिक जैसा होता है। आप बोलोगे कैसे मैम? एड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक के जैसा हम लोग देख के आए हैं ना, और आपको बताई थी ना बीटा 2 एगोनिस्ट साल्बुटामोल है। तो वो क्या कर रहा था, अस्थमा में हम लोग यूज़ कर रहे थे ना। और यहाँ पे आप देखिए लास्ट में मैं जो आपको बताई, अगर आपने ध्यान दिया है, ब्रोंकियल अस्थमा में इसे यूज़ करते हैं। तो इसका ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एंटीकोलिनर्जिक का इफेक्ट हमें एड्रीनर्जिक जैसा देखने को मिलता है। ऐसे भी आप थोड़ा सा, जिनको ना समझ में आए आप छोड़ दीजिएगा, जिनको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट चमक जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। कोलिनर्जिक जो है वो एंटी एड्रीनर्जिक जैसा इफेक्ट दोनों का रहेगा, और वही एंटीकोलिनर्जिक का एडिनर्जिक, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का भी कहाँ ही बनता है, एक हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, एक हार्ट रेट को कम करता है। और यही हम लोग, जैसे कि सिंपैथेटिक का उल्टा पैरासिम्पैथेटिक, और वही सिंपैथेटिक का उल्टा एंटी एडिनर्जिक, या फिर पैरासिम्पैथेटिक का उल्टा एंटीकोलिनर्जिक, तो इन दोनों का जमेगा ना। सो वही बस मैं समझाना चाहती हूँ, और इसीलिए अप्रिशिएट कि थोड़ा सा तो दिमाग लगाया है। पहले एंटी एडिनर्जिक दिया तो उसका जैसा कोलिनर्जिक का इफेक्ट रहेगा, इसके बाद एंटी एडिनर्जिक मतलब कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक दिया, तब जाके एडिनर्जिक दिया, जिससे कि आपको समझ में आए। तो बस कॉन्सेप्ट चमके तो सही है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तो देखना ही है। सो जितने भी ड्रग्स हैं उसका डोज हो गया, ये सिंथेटिक कौन कौन से ड्रग आते हैं, इसी के अंदर मीडियाट्रिक्स, ये जितना भी आया ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, और सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं मिला है और भी ड्रग्स को देखना है, तो बस हम लोग इससे एंटीकोलिनर्जिक को यहाँ ही रोकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अगर आया एग्जाम में तो सिर्फ इतना आएगा कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बताओ, या फिर एट्रोपिन इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में बताओ, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। जो 1-2 ड्रग है लिख दोगे, 5 मार्क्स से ज़्यादा कब, ऐसे तो मैंने कभी इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोगों का कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक खत्म हुआ। कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक का जितना भी चार्ट में था, जो भी ड्रग पढ़ाई, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। डोंट वरी, व्हाट्सएप पे आप देख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, हमें एंटी एडिनर्जिक के बारे में देखना है, और पहले हम एंटी एडिनर्जिक ही देखेंगे हम लोग, तब देखेंगे एडिनर्जिक। आप बोलोगे ऐसा क्यों मैम? क्योंकि वैसे ही दिया हुआ है, और चाहूँ तो मैं पढ़ा सकती हूँ आपको एडिनर्जिक पहले ही, बट एडिनर्जिक के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को बोला ही नहीं है। उन ड्रग के बारे में देखना जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। तो चलिए, पहले एंटी एडिनर्जिक के बारे में क्वेश्चन आता है। इसी में हम लोग देखे थे कि अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 पे काम करेगा। सो फिर से आपका कॉन्सेप्ट चमक जाए और मेरे को ज़्यादा ना ये मेहनत करना पड़े आपको समझाने में।
अब हम लोग इस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी ये जो कैटेकोलामिन्स आया है, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं। ये काम कहाँ करता है? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे। तो जो ये एड्रेनर्जिक वाले ड्रग होंगे उसे तो हम लोग अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट, इसके भी टाइप होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, तो उस तरह से बोलते हैं। लाइक आपने पढ़ा था ना बीटा 2 एगोनिस्ट जो कि सिम्फैथोमिमेटिक है साल्बुटामिल के बारे में, तो वही हमें पढ़ना है। बट एगोनिस्ट छोड़ के अभी मैं आपको बता रही हूँ एंटागोनिस्ट, मीन्स कि ये एंटी एड्रेनर्जिक। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसी के अंदर बीटा 2 आता है, और बीटा 2 के बारे में बहुत अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में भी, अदर यूनिवर्सिटी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि अब एड्रेनर्जिक से पहले एंटी एड्रेनर्जिक देख रहे हैं, तो एड्रेनर्जिक वाला का काम ये था और इसके उल्टा वाला काम रहेगा। तो ये चार्ट से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। सो पहले देख लेते हैं एड्रेनर्जिक में आप लिखोगे क्या अगर आ गई तो। इसको हम लोग सिम्फैथोलाइटिक भी बोलते हैं, वर्क बाय ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को रोकेगा। जो सिम्पैथेटिक जो भी एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामिन है, उसको तोड़ने वाला ड्रग, उसको रोकने वाले ड्रग को हम लोग एंटी एड्रेनर्जिक बोलते हैं, जो कि कहाँ काम करता है? अल्फा एंड बीटा पे। तो इसमें 2 ड्रग हमें देखना होगा, अल्फा एंड बीटा, और ये पूछता है अल्फा के बारे में भी पूछा और बीटा के बारे में भी, ब्लॉकर के बारे में भी पूछता है। सो आपको देखना होगा, अच्छे से देखना होगा। तो ये जो अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव आता है। नॉन सेलेक्टिव किसे बोलते हैं? जो अल्फा 2, मतलब ये 2 तरह का होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर होता है और अल्फा 2 रिसेप्टर होता है। ये ऑर्गन के साथ में कहाँ कहाँ ये रहता है, लाइक अगर ब्लड वेसल्स पे देखें तो अल्फा और अल्फा 2 दोनों रहता है। तो ये ऐसे ही मैं मेंशन कर दूँ, मीन्स कि ब्लड वेसल्स को ऐसे एगोनिस्ट रहता तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता और ये डायलेट करेगा। आगे हम लोग देखेंगे। कन्फ्यूज़न तो थोड़ा सा होगी ही होगी, बट मैंने बोला है कि आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपको भागना नहीं है, थोड़ा देर बस स्टक रहिए, रुकिए, समझ में आएगी चीज़ें। सो नॉन सेलेक्टिव जो अल्फा 2 दोनों को करे, ये एक तो रिवर्सिबल जो कि इतने सारे ड्रग का एग्जाम्पल है, और एक इरिवर्सिबल जो कि लाइक फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है वो ऐसा अल्फा एंड अल्फा 2 को रोकेगा कि फिर कभी ठीक ही ना हो। ऐसा इसको भला यूज़ भी किया जाएगा, जैसे कि हम लोग देखे थे कि ये फॉस्फो वाला जो पॉइजनिंग की कंडीशन है वो गलती से हो जाती है, बट यहाँ भी ऐसा ही होगा क्या? आप ऐसा पूछोगे मुझसे तो नहीं। लाइक अगर कैंसर की कंडीशन हो जाए, फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसके अंदर इसे आप पढ़ के आए हो एंडोक्राइन सिस्टम में, ये इसमें एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर हमें कैंसर की कंडीशन है तो उसे दोबारा रिवर्स लाना ही क्यों? तो वहाँ पे हम लोग फिनॉक्सीबेंजामाइन यूज़ करते हैं। होपफुली ये भी क्लियर होगा। सिलेक्टिव है कुछ, जिसमें कि ऐसे ड्रग्स सिलेक्टिवली या तो अल्फा को ब्लॉक करे या फिर अल्फा 2 को। तो ये है हमारा सेलेक्टिवली के बारे में। पैराजोसिन बहुत 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 बार पढ़ोगे, आगे भी कार्डियो में पढ़ोगे, इसीलिए पहले ये सब ड्रग आपको पढ़ाया जा रहा है। सो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है। ये जो ड्रग है इनहिबिट करते हैं एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स को, मेडिएटेड थ्रू अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जैसे कि अभी हम लोग अल्फा देख रहे हैं ना, तो जो अल्फा वाले ड्रग है वो, जैसे कि ये जो रिसेप्टर जैसे कि ऑर्गन पे है, ये अल्फा है, तो सिर्फ अल्फा को रोकेगा, बीटा के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे है कि जाके उसको रोक। इतने सारे ड्रग में से सारा ड्रग याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लासिफिकेशन देखना और 1-2 ड्रग को याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन ड्रग का एक्शन क्या है, क्योंकि ऐसे तो हर एक ड्रग के बारे में पढ़ा जा सकता है, बट हमारे सिलेबस में उतना पढ़ने नहीं दिया है, ना ही हमारे एग्जाम में पूछता है। तो हमसे आएगा क्या कि आप अल्फा ब्लॉकर ऐसे ही दे देगा, तो वो उसके बारे में अच्छे से लिखना होगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है एंटी एड्रेनर्जिक, आएगा तो 15 मार्क्स तक आ सकता है, तो आपको सब चीज़ें लिखना होगा। सो इसका एक्शन क्या कहते हैं? सबसे पहले ब्लड वेसल्स पे। अगर ब्लड वेसल्स पे मतलब हमें पहले तो रिसेप्टर देखना होगा, उसी को एंटागोनाइज कर रहा है, तो अगर एड्रेनालिन ये सब जाता तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बट ये रोकने वाला है तो ये वैसोडाइलेशन करवा देता है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन आएगी। ये डिजीनेस मतलब साइड इफेक्ट के रूप में होता है कि वैसा सभी जगह के डायलेट हो गए तो डिजेनेशन इनको हो सकता है, क्योंकि सप्लाई सही से ब्रेन में नहीं जा पाएगा। हार्ट में अगर देखें तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा सकता है। ऐसे तो हार्ट पे ये कोई भी एड्रेनालिन का काम ही नहीं होता है, बट तो फिर आप सोचोगे कि तो रोक क्या रहा है और क्या टैकीकार्डिया करवा रहा है। तो ऐसे तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के रखा था अभी डायलेट करवा रहा है,
एंटागोनिस्ट है, तो जिसके वजह से रिफ्लैक्स। नेक्स्ट हम लोग एक्शन देख लेते हैं। तो एक्शन में ब्लड वेसल्स एंड बीपी पे क्या काम करेगा। तो नॉर्मल जो एड्रीनर्जिक हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, अल्फा एंड अल्फा 2 ब्लड वेसल्स पे रहता है जिससे कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, बट ये तो इसके उल्टा है ना, तो वैसोडाइलेशन करवाता है जिसकी वजह से बीपी फॉल होती है, हाइपोटेंशन करवाता है, मतलब अगर हाइपरटेंशन होता है वहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स डिजनेशन इनको साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, बिकॉज ये ब्रेन का वेसल्स डायलेट हो जाए, सही सप्लाई नहीं मिलेगी तो चक्कर वक्कर तो आने के चांसेस रहेगी। हार्ट पर अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी इसका एक्शन नहीं होता, अल्फा रिसेप्टर नहीं उतना पाए, बहुत ही लिटिल एक्शन रहता है, बट क्योंकि वेसल्स डायलेट हो गई है तो हमारा हार्ट सोचेगा कि क्यों नहीं सप्लाई ऑर्गन को सही मिल रहा है, जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट होने की वजह से रिफ्लेक्स होकर हार्ट रेट ज़्यादा हुआ जो कि टैकीकार्डिया है। आई में अगर देखें तो मेयोसिस होगा। हम लोग देख रहे हैं सिम्पैथेटिक के उल्टा एंटी एड्रीनर्जिक। जब सिम्पैथेटिक का उल्टा होता है तो पैरासिम्पैथेटिक जैसा काम जो कि मेयोसिस करवाएगा। ये तो बात रही नॉर्मल कॉन्सेप्ट को, जो कि जो समझ गया ये चैप्टर उनके लिए आसान हो जाएगी, बट फिर भी ऐसा क्यों होगा, कैसे मेयोसिस हो जाएगी। तो अगर आप पीपल का ऐसे देखें, नॉर्मल जो आप देख रहे हो अभी अपने आँख को आईना में देखो, यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू सा या ब्लैक सा पीपल दिखेगा, आइरिस दिखेगी, तो ये आइरिस है, यहाँ पे मसल होती है। तो ये जो करेगा क्या, रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकेड ऑफ रिसेप्टर डायलेटर पेपिलाई, यहाँ पे डायलेटर पेपिलाई के वजह से ये डायलेट होता है, अब इसके काम को रोकेगा जिसके वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये इस तरह से काम होता है। नॉर्मल डीप अगर आप जानना चाहते हो, अभी आप समझने के लिए बस समझ लो, अगर आप डीप जानना चाहते हो तो हम लोग देखेंगे जब आई वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो अभी आप वो कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखोगे तो याद रह जाएगा कि ये सिम्पैथेटिक के उल्टा काम कर रहा है, तो आँख पे क्या असर आएगा। पैरासिम्पैथेटिक जैसा तो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा हमारे पेपल को। इंटेस्टाइनल देखें तो ड्यू टू पार्शियल इनहिबिशन, रिलैक्सेंट, सिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस, लूज मोशन, ये सब हो सकता है। पैरासिम्पैथेटिक ध्यान रख लो ना, तो फिर उतना जानने मतलब उतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैडर अगर देखें तो ब्लैडर स्फिंक्टर, प्रोस्टेट, रिलैक्स, ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर, मोस्टली अल्फा सब टाइप यूरिन फ्लो, पेशेंट विथ बिनाइन हाइपरट्रोफी वहाँ पे यूज होता है। जब एक्शन देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें देखना होगा। हालांकि अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे ब्लैडर देखें तो जब अल्फा एक्टिवेट रहता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बट यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसे ब्लॉक करवाने वाला, तो डायलेट करेगा जिसकी वजह से इसमें रिलीफ मिलेगी। और भी हम लोग वहाँ देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन, ये वहाँ पे अल्फा रिसेप्टर होती है, अल्फा रिसेप्टर होने की वजह से एजाकुलेशन एक कॉज करवाता है। अल्फा ब्लॉकर अगर हम लोग दे देंगे तो एजाकुलेशन को इनहिबिट कर देगा। तो इसीलिए जब भी हाइपरटेंशन अगर यंग मेल को अगर हुआ हो तो हम लोग नहीं देंगे ये अल्फा ब्लॉकर वाले ड्रग, बिकॉज हाइपरटेंशन की कंडीशन तो आप ठीक करवा दोगे, बट उनमें इम्पोटेंसी जैसी कंडीशन हो जाएगी, इजैकुलेशन हो नहीं पाएगा, तो वहाँ पे यूज भी हम लोग नहीं करते, फिर अदर ड्रग को देखा जाता है, क्योंकि ये करवाएगा क्या, इजैकुलेशन को इनहिबिट करवा देता है वहाँ पे अल्फा रिसेप्टर होने की वजह से। तो वो सब तो एक्शन था, तो जैसा काम रहता है उसी तरह तो यूज करते हैं हम लोग। तो यूज अगर देखें तो क्योंकि ये बीपी को कम कर रहा है तो हाइपरटेंशन में हम लोग यूज लेंगे फनली सिलेक्टिव फॉर अल्फा 1 रिसेप्टर लाइक पैराजोसिन, सबसे अच्छा है, हम लोग देख के आए थे। और यूज इट डिक्रीज बीपी बाई वैसोडाइलेशन, वेसल्स को अगर वेसल्स जैसे कि हो क्या रहा था, अगर हाइपरटेंशन मैं खुद पढ़ा के आई हूँ, आप खुद अभी या तो एग्जाम दे के आए होगे या फिर एग्जाम नहीं हुआ होगा, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है, और अगर वेसल्स को डायलेट कर देंगे तो उससे रिलीफ मिलेगा। फ्यूक्रोमोसाइटोमा में हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर ये जो फ्यूक्रोमोसाइटोमा है, ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला जो पार्ट है, मेडुला पार्ट जो है उसका एक्सेस यहाँ पे कैटाकोलामेंस जो है जिसमें कि एड्रिनल नॉर एड्रिनल ये ज़्यादा हो जाते हैं, कैन इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट, जिसके वजह से रुक रुक के या फिर हमेशा के लिए हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जब भी एड्रिनर्जिक आएगा तो ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, तो हाइपरटेंशन तो होगी, तो हमें रोकना है, तभी तो हम लोग एंटी एड्रिनर्जिक देख रहे हैं। तो वही यहाँ पे हमारे लिए यूजफुल होता है, और यहाँ पे वो भी इरिवर्सिबल वाला यूज़ कर देते हैं। ऐसे तो डेफिनेट सर्जरी जो है आप उसको हटा ही दो, ट्यूमर को हटाते तभी सही होता है, तो ये रहता है, बट हम लोग इसे भी यूज़ करते हैं ताकि ये काम को ही जो इफेक्ट है एड्रिनर्जिक और एंटी एड्रिनर्जिक जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर हाइपरटेंशन फ्यूक्रोमोसाइटोमा में देखने को मिलता है, वो अगर इफेक्ट को ही एड्रिनल और नॉर एड्रिनल को रोक दे तो वो कम हो जाएगा।
सेकेंडरी शॉक में भी नेक्स्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्लड टू फ्लूइड लॉस बाय रिफ्लक्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो रखी है, उसके वजह से अगर शॉक की कंडीशन आया तो हम लोग डायलेट कर देंगे वेसल को तो ठीक रहेगा। यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर, ये जो फिनॉक्सीबेंजामाइन है, आईवी हम लोग देते हैं, ये हेल्प करता है काउंटर एक्टिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है जिसके वजह से शॉक था, सही सप्लाई नहीं मिलती, वो वेसल्स को डायलेट कर देगा। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज रिलीव बाय वैसो डायलेशन। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में अस्पाज्म हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, हॉट फ्लशिंग, ये सब देखने को मिलता है, हम लोग देख के आए थे कार्डियो में। तो डायलेट कर दे वेसल्स को तो कंडीशन ठीक हो जाएगी ना, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, लाइक हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वैस्कुलर वाली प्रॉब्लम, या फिर फियोक्रोमोसाइटेमा में वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो वो वेसल्स को डायलेट होने की वजह से इन ड्रग का ज़्यादा यूज है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम लोग यूज़ करते हैं द वैसोडाइलेटर पैराजोसिन कैन अफोर्ड सिंपैथेटिक रिलीफ। ये बेसिकली कंजस्टिव हार्ट फेलियर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे बेसिकली क्रोनिक जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है वहाँ यूज होगा, ताकि प्रेशर मतलब ये डायलेट हो तो प्रीलोड आफ्टर लोड ये सब कम है। नेक्स्ट आता है प्रिंजमेटल एंजाइना में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ आउटकम ऑफ कोरोनरी वैसोस्पाज्म देयर अ ब्लॉक, मतलब अस्पाज्म हो जाती है, लाइक ऐसे हार्ट का डायग्राम बनाऊँ तो जो वेसल्स है वो अस्पाज्म है, जिसकी वजह से एंजाइना ये देखने को मिलता है, सप्लाई से ना मिले तो ये रहेगा। तो अगर हम लोग इसे डायलेट कर दे तो कंडीशन ठीक होगी ना, तो यहाँ पे भी ये यूज होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो मेल इम्पोटेंसी ड्यू टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये क्या करता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ फिनिटोलामाइन प्रोड्यूस इरेक्शन बाय कॉजिंग वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से फिनाइल ब्लड वेसल्स इंप्रूव होता है और इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन हो रखी है वो ठीक होता है। ये यहाँ पे देखने वाली बात है, मतलब ऐसा समझो कि कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गई, तो वहाँ तो वेसल्स को डायलेट करके इरेक्टाइल वाली कंडीशन तो ठीक हो गई, बट अभी आप हमसे सवाल करोगे, वैसा तो नहीं करते, हालांकि कमेंट में आपको करना चाहिए, आजकल तो कमेंट में टाइम के साथ आप कर सकते हो कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं आंसर दूंगी। सो ये क्या है, अब एक तो इरेक्शन तो ठीक कर देगा, डिसफंक्शन जो हो रखी है, बट इजैकुलेशन कम कर देता है ना, पहले ही हम लोग देख के आए ना, तो वो इजैकुलेशन डिक्रीज करवा दे और इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही करे तो उससे फ़ायदा ही क्या होगा, इंपोर्टेंसी तो बनी ही रहेगी। सो बात यहाँ पे फिर हल सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि थियोरेटिकली पॉसिबल है, ऐसे नहीं पॉसिबल है कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर जिनको मतलब बहुत ही ओल्ड हो गए हैं, अब बेबी का नहीं रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे यूज़ करें तो करें, नहीं तो भाई तुम कर क्या रहे हो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही करवाना और इजैकुलेशन ही ना हो, इम्पोर्टेंसी कंडीशन हो जाए, वो बेबी ही नहीं ला सकता, तो फिर क्या ही फ़ायदा। सो हम लोग इसे यूज़ नहीं करते ऐसे प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हाँ कॉन्सेप्ट जमता है तो यूज़ कर सकते हैं, बस ये है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन ड्यू टू क्लोनिडाइन विड्रॉवल चेज रिएक्शन में, लाइक जो फिनटोलामाइन यूज टू कंट्रोल हाइपरटेंशन ड्यू टू कोलिडिन विड्रॉवल चेज रिएक्शन में वैसो डायलेशन करवाने में हेल्प होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है उसमें जो रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे भी यूजफुल रहेगा। विनाइन हाइपरट्रोफी एंड प्रोस्टेट, जो कि पहले भी हम लोग देखे, करता क्या है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काउज, अगर विनाइन हाइपरट्रॉफी रहे इस तरह से, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, इस तरह से मेल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर ट्यूमर वहाँ पे हो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यूरेथ्रा है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे जब हम लोग इसे यूज़ करेंगे तो टोन ऑफ ब्लैडर स्फिंक्टर का ये इंक्रीज करवाता है, स्मूथ मसल का, जिससे रिलीफ मिलती है। ये ऐसे जो है रिलैक्स होगा। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि यहाँ के मसल जो ऐसे पूरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिनाइन हाइपरट्रोफी कैंसर की कंडीशन में भी आप पढ़ोगे, और आगे मेल का हमें AHN में ही पढ़ना है, तो इसका यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रखा है उसे ये डायलेट करेगा स्फिंक्टर, यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, जिसकी वजह से यूरिन आ पाएगी, वही मसल जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट करवाता है, तो ये बिनाइन हाइपरट्रोफी में भी यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, बस इतना ही यूज है, ज़्यादातर हम लोग यही देखें, ये एक सिर्फ मसल वाला का देखें, स्पिंचर वाला का, जिसमें कि रिलैक्स करवाया, क्योंकि ये पर ऐसे भी समझ होना है आप, यूरिन को ज़्यादा अर्ज आता है ना जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो तो, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंटी एडर्जिक,
तो यूरिन का ज़्यादा ये इसमें प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी रिलीफ दे दिया। बाकी ज़्यादातर जो आप देखे हो वेसल्स को डायलेट किया, जिसके वजह से उसको यूज किया। साइड इफ़ेक्ट क्या है अल्फा ब्लॉकर का? तो इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, बिकॉज डायलेशन हो रही है तो फिर जब वो खड़ा होगा एक बैग से तो उन्हें चक्कर वक्कर तो आएगी। नेजल ब्लॉकेज हो सकता है। अब नेजल ब्लॉकेज में हम लोग देखे थे कि वेसल्स डायलेट होते हैं, जिसके वजह से सिक्रेशन बाहर नहीं आ पाता है, तो नेजल ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ पे हो यही रहा है, वेसल्स डायलेट हो जाए, तो ये भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन हो सकती है, लूज मोशन भी करवा देगा ज़्यादा ही अगर एक्टिविटी बढ़ाई तो। इनहिबिशन ऑफ एजाकुलेशन एंड इम्पोर्टेंस तो हम लोग देखें कि ये करवा रहा है उसको, अल्फा को ब्लॉक करके। फ्लूइड रिटेंशन होने की समटाइम चांसेस होती है, वैसे ज़्यादा ही डायलेट हो गए तो ये सब इसका है साइड इफ़ेक्ट। सो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा वाला जितना भी काम था, जो अल्फ़ा में एड्रीनलिन या फिर कैटेकोलामिन की वजह से होता है, वो सब ब्लॉक करके ज़्यादातर वेसल्स पे अल्फ़ा है तो उसी से रिलेटेड हम लोग काम लिए। अब हम लोग देखेंगे बीटा वाले। अब बीटा वाले जितने भी, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि सिम्पैथेटिक का जो भी कैटेकोलामाइन है वो अल्फ़ा एंड बीटा पे बाइंड होगा और एक्शन करेगा, और हम लोग को उसे रोकना है। तो अल्फ़ा हम लोग देख लिया, बीटा के एक्शन को हम लोग रोकेंगे। सो पहले तो देख लेते हैं कि बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कौन कौन सा होते हैं। तो बहुत तरह से इसे ये किया गया है, वन शॉट में उतना समझाना पॉसिबल तो नहीं है, बट ये ज़्यादा अच्छा रहता है। फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, मतलब जब मैं ड्रग पढ़ाती हूँ वहाँ भी आपके साथ डिस्कस की हूँ। सो ये समझ लीजिए कि जनरेशन वाइज इसका क्लासिफिकेशन कैसा है। फर्स्ट जनरेशन को हम लोग ओल्डर नॉन सेलेक्टिव ही बोलते हैं। इसके अंदर प्रोप्रानोलोल, लोल वाले ड्रग आते हैं, टिमोलोल, सोटालोल, पिंडोलोल। कितना बार हम लोग कार्डियो में इसे देखे थे ना, और कार्डियो के जब आप ड्रग पढ़ोगे ना तो ये आपको जानना होगा। तो ये इस तरह से काम होती है। और अभी आप अगर मतलब एक बार में तो होपफुली मतलब ऐसा ही है कि नहीं जिनको समझ में आए, और बहुत लोगों के साथ होगा, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद समझना और समझाना में तो हालांकि फ़र्क होता है, बट समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 2 बार आप वीडियो देख लेना, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे भी देखने जाओगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आप कितना भी वीडियो देख लो ना, एक तो ये जो एन इसका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एड्रेनर्जिक नॉन एड्रेनर्जिक जो ड्रग है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो 8 से 10 घंटे में अगर आप पूरा पढ़ते हो तो एक एक कॉन्सेप्ट, हाँ मैं भी समझा दे सकती हूँ। अगर आप कमेंट में लिखोगे ना, अगर मुझे 4 घंटा हर एक के लिए 1-1 घंटा भी दे दोगे ना, हर एक कंसेप्ट क्लियर करवा सकती हूँ एक एक ट्रक का। ना कोई देखेगा अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, ना तो आप देखोगे, ना वीडियो पे क्लिक करोगे, बोलोगे हमें मतलब ही नहीं है क्यों देखना। सो जैसा जो आपके लिए ज़रूरत है वो बता रही हूँ। ना समझ में आया तो आप दोबारा यही वीडियो को देख लीजिएगा, बट इसका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट जनरेशन जो है वो ओल्ड नॉन सेलेक्टिव प्रोपानोल है। बीटा के जितने भी रिसेप्टर है 1, 2, 3 सबको ये ब्लॉक करेगा। सेकेंड जनरेशन सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेगा। सिर्फ बीटा 1 जो है वो हार्ट पे पाया जाता है, हार्ट के रिसेप्टर पे, मीन्स कि ये हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, तभी तो हम लोग बीटा ब्लॉकर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबके बारे में देखेंगे, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। सो ये सारे ड्रग है। लोल वाले तो ऐसे भी इसी में आ रहे हैं। थर्ड जनरेशन वाले अगर देखें तो विथ अल्फा ब्लॉकिंग, और इसका वैसोडाइलेटर भी प्रॉपर्टी होता है। इसमें लेविटालोल सॉरी कार्डियोवेडियोलॉल एंड सिलिप्रोलॉल, इसमें भी ये सारे ड्रग आएंगे। सबके बारे में एक एक करके नहीं देखेंगे, बट इसका एक्शन एक बार देख लेते हैं। अब क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बीटा ब्लॉकर एग्जाम में आता है। अगर आप 10 ईयर PYQ देखते हो जाके वहाँ पे, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी वाला में देखना, उसमें भी आया हुआ है बीटा ब्लॉकर। सो दिस ड्रग, इसका मैकेनिज्म सारे चीज़ लिखना होगा, क्लासिफिकेशन लिख दे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखो। दिस ड्रग इनहिबिट एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर को रोक देगा, जिसकी वजह से जो भी एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स थी, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा था, वो कम होगा। अब बहुत जगह पे हार्ट रेट ज़्यादा रहती है तो उसे हमें कम करना होता है। वो चीज़ें समझ में कैसे आएगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सब देखना है। तो कहाँ कहाँ काम करता है, सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स पे। ऑल्दो इट कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ BP, हाइपरटेंसिव पेशेंट बट नॉट नॉर्मल इंडिविजुअल्स। 1 मिनट, आप अभी तक, मैं खुद आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा के आई थी कि ये जो ड्रग है वो करेंगे क्या, कि BP को कम करते हैं, बट यहाँ तो देख रहे हैं कि इसका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाला एक्शन है। आप बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है, ये हो सकता है क्या? वेसल्स को तो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के कोई कैसे ही हार्ट रेट मतलब
हाइपरटेंशन की कंडीशन को ठीक कर सकता है। आप गलत पढ़ा रहे हो, एक तो मुझे बताते भी नहीं हो कि कहाँ से आपने कंटेंट लिया है, पक्का गलत होगा, आप कमेंट में तो लिख ही दोगे। नहीं, गलत नहीं है, ये वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता तो है, बट ब्लड वेसल्स पे ये बहुत ही माइन्यूट में रहता है, उतना इफेक्ट इसका नहीं आएगा। तो इफेक्ट इसका आता कहाँ से है? ये जो बीटा वाले हार्ट पे बहुत ज़्यादा है, और इसका हार्ट पे क्या है कि बीटा ब्लॉकर क्या क्या चीज़ों को डिक्रीज करेगा। जब आप बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हो तो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा आ रही है, तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो उसको भी कम कर दे रहा है, कार्डियक आउटपुट को भी कम कर दिया, जिसके वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, हार्ट वाले प्रॉब्लम हुआ तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। हार्ट में कैसे यूज़फुल है, ये जब ये इंडिकेशन देखेंगे तो ये सारा फिर से आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रोकती हूँ, मतलब इसको छोड़ती हूँ क्योंकि यही सेम चीज़ आगे पढ़ना है। 3 हम लोग देख लेते हैं इसका एक्शन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या काम होता है? बीटा 2 ब्लॉकर लीड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। बीटा 2 एगोनिस्ट हम लोग देखे थे कि जैसे कि अस्थमा में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा था तो एगोनिस्ट दे रहा था तो ये डायलेट कर रहा था। अब यहाँ पे करोगे तो फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो इतना तो पता चल गया ना कि अस्थमा में हम लोग बीटा ब्लॉकर को नहीं दोगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब आपको लिखने का मन हो तो सेपरेटली आप लिख सकते हो कि अस्थमा और सीओपीडी में नहीं देंगे क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन होने से और भी कंडीशन वर्स हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आई पे इसका क्या इफेक्ट होता है? तो इंस्टॉलेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर रिड्यूस सिक्रेशन एक्वस ट्यूमर को कम करेगा, जिसकी वजह से इसे भी हम लोग ग्लाउकोमा में यूज करते हैं। स्केलेटल मसल अगर देखें तो ये जो प्रोप्रानोलोल था वो इनहिबिट करता है एड्रेनर्जिकली प्रोवोक ट्रीमर को ये रोकेगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिक अगर देखें तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, आल्सो मास्क सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया लाइक टैकिकार्डिया एंड ट्रीमर्स। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझना और समझाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना। आपको देखिए होगा क्या, एक मतलब कई बार ना मैंने सुना है कि सम कॉलेज में कई कॉलेज में तो इतने आलसी लोग होते हैं ना कि वो करना ही नहीं चाहते एंकरिंग, और कई कॉलेज में बहुत लोग एक्टिव रहते हैं। मतलब आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, मुझे भी बोलना है मुझे भी बोलना है। तो एक लड़की थी, चलो मान के चलो कि एक्टिव जो लोग नहीं रहते, आलसी या फिर थोड़े घबराने वाले, वो सोचे कि हम ना ये एंकरिंग करेंगे। तो फोबिया तो बहुत होती है, ट्रिमर्स बहुत आता है, एंजाइटी भी बहुत होती है। सो ये क्या कहा कि ये जो बीटा ब्लॉकर आगे मैं बताऊंगी कि एंजाइटी को रिड्यूस करता है। तो इसने क्या किया कि मुझे तो करना ही है, मैं करूँगी तो करूँगी, एंकरिंग तो मुझे करना है, मैं करूँ क्या, ले ली बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलोल को ये खा लेती है। बट इसको ना पहले से डायबिटिक रहता है, ये डायबिटिक लड़की है, बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो इसके साथ क्या होगा कि इसे ट्रिमर से सब तो नहीं आया, बट ना मतलब ये एंजाइटी भी इसे नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट ये चक्कर खा के गिर गई बोलते बोलते। ये डरी नहीं, डर बोल रही थी एकदम निडर जैसा, मतलब हंसवा रही थी, एंकरिंग में जो चीज़ें सब चीज़ कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि इस पर जो भी बीटा ब्लॉकर का इफेक्ट है, एंजाइटी ये सबको कम करवाने वाला ये सब हो रहा है। बट ना डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है कि जब भी जैसे कि सिंपैथेटिक जब एक्टिवेट होता है तो आप देखे थे ना कि ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे बॉडी को मिले तो ये काम करेगा, लेकिन हम लोग इसके उल्टा देख रहे हैं ना। तो मीन्स कि ये ग्लूकोज की बनने के प्रोसेस को ये रोक देता है। जब रोक देगा तो जब भी इसे डायबिटिक है, इसकी बॉडी को अगर नहीं मिला, तो ऐसे नॉर्मली हमारा बॉडी का काम है कि रोक, मतलब ये समझा, ये करने के लिए जैसे गॉड ने हमें कुछ तो दिया है कि अगर डायबिटिक हो तो सिंपैथेटिक काम करके कुछ देर के लिए इसे रोक लेगा गिरने विरने से, या फिर पहले सिम्टम आएंगे हाइपोग्लाइसेमिया वाला, ट्रिमर से सभी आता है, बहुत ही ज़्यादा पाल्पिटेट, मतलब ये सब करेगा। लेकिन ये तो बीटा ब्लॉकर ले लिया, इसकी वजह से वो सिम्टम तो नहीं आया, लेकिन डायबिटिक में इसका ग्लूकोज लेवल कम गया, क्योंकि ऐसे भी बीटा कुछ देता ग्लूकोज, वो भी कम चुका है, तो ये चक्कर खा के गिर गई। सो वही है मेटाबॉलिक इनहिबिट, एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, ग्लूकोज को मिलने के प्रोसेस को रोक देता है। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर आपके बॉडी में हो रही है तो ये हमारा सिंपैथेटिक काम करवा के आपको थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज देगा। बट अगर आपने बीटा का ले लिया, एक तो वो रोका है, सिम्टम भी ट्रिमर से सबको ये रोक रहा है, तो ये नहीं आती है। इसीलिए हम लोग डायबिटिक पेशेंट में बीटा ब्लॉकर कभी नहीं देते। इसको चाहिए था, ये मैडम को चाहिए था कि हम ये भी डॉक्टर को बताए जहाँ से आपने ये बीटा ब्लॉकर लिया कि मुझे डायबिटिक था, तो ऐसी कंडीशन होती ही नहीं। एक इसको ध्यान रखिएगा, इस कहानी को, आपको ये बहुत बार आता है एमसीक्यू में।
अलग अलग सिनेरियो बनाएंगे, आपको दिया जाएगा। सीएनएस पे क्या इसका इफेक्ट रहता है तो माइन्यूट बिहेवियरल चेंज होता है। फॉरगेटफुलनेस, इंक्रीज ड्रीमिंग एंड नाइटमेयर्स हैव बीन रिपोर्टेड, ये सब देखने को मिलेगा। ये प्रोप्रानोलोल सप्रेस एंजाइटी, हम लोग देखे ही है कि एंजाइटी को ये सप्रेस करता है, तो ये इसका सीएनएस पे। अब यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर को, तो ये भी कोई पूछने वाली बात है। हाइपरटेंशन में तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो हाँ, हाइपरटेंशन में दे आर वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग बिकॉज गुड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव पोटेंशियल होती है। हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर को हम लोग यूज़ करते हैं। माइग्रेन में भी इसे यूज़ किया जाता है, बट प्रोफाइलेक्सिस के लिए। माइग्रेन होती क्यों है, बहुत लोगों को होगा। मुझे मतलब ज़्यादा, मैं अगर लंबे समय तक शूट करूँ या फिर कंटेंट बनाऊँ तो मेरा सर दर्द करता है। मतलब ऐसा होता क्यों है, वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, सप्लाई सही से नहीं मिल पाती है, तो वो कंडीशन होती है। तो हम लोग अगर इसे यूज करेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट शो करेगा। अब बहुत लोग तो यहाँ ही कंफ्यूज हो गए और मैं समझाना भूल गई। एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन आगे मैं बताऊंगी। एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन आप देखे हो कि जब भी बीपी कम जाए तो हम लोग बीपी ज़्यादा करने के लिए, कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा अलग जा रही हूँ क्योंकि मैं बताई हूँ कि इसे समझना कठिन होता है, तो वो बस कोशिश कर रही हूँ कि इसमें होता क्या है कि आप एड्रेनालिन देते हो तो आपको पता है ना कि बीपी को ये इंक्रीज करवाता है। अभी आप गूगल पे सर्च करो कि एड्रेनालिन वेसल्स के साथ क्या करता है, तो वो आपको अभी लिख के देगा कि अल्फा तो एक्शन इसका रहता है कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा और बीटा एक्शन डायलेट करवाएगा। तो हम लोग क्यों देते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है। जब भी हम लोग एड्रेनालिन या फिर नॉरेड देते हैं ना, तो वो करेगा क्या, ये यहाँ पे इधर का जो स्केलेटल का जो अदर छोटा छोटा आर्ट्रियोल्स है हमारे हाथ पैर का, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से इसको सप्लाई कम मिलेगी। और वही हार्ट का वेसल जो है वो डायलेट करता है, जिसके वजह से सही से सप्लाई मिले। और जब ये डायलेट होगा, वो जो कंडीशन है वो ठीक रहे। अब फिर से आप नहीं समझे होगे मैं क्या समझाना चाहती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेरिफेरल का तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है जो भी नोराइड आप दे रहे हो, बट इसको डायलेट करता है, जिसकी वजह से बीपी कैसे इंक्रीज होगी भाई। तो देखिए, डायलेट करवाना सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को डायलेट कर दोगे तो बीपी थोड़े बढ़ जाएगा, उसमें कुछ तो चाहिए, उतना मटेरियल भी तो चाहिए जो कि फोर्स लगाए तब जाके बीपी बढ़ेगी। सो ये काम होता है। अल्फा जो रिसेप्टर है, जो आप जो भी नोराइड है सब देते हो, तो उस अदर का कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड लाएगा, और ये जो यहाँ का वेसल्स डायलेट हो रहा है जिसकी वजह से बीपी को बढ़ाना है, तो यहाँ के डायलेटेड में यहाँ पे ब्लड आएगी, जिसकी वजह से ये काम करता है। बट हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इसको ब्लॉक करने वाले। सो यही बीटा का इफेक्ट रहता है डायलेशन का, तो इसको हम लोग रोके तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जिसके वजह से जब हम लोग इसे देंगे तो हमारे लिए माइग्रेन में हेल्पफुल होगा। और माइग्रेन में होता ही यही है कि वेसल डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई ना मिलने की वजह से दर्द हो रही है। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए, बचाने के लिए कि पहले से हम लोग यूज़ करते तो कॉन्स्ट्रिक्ट करें तो काम करेगा। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट चमकी होना या फिर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब के लिए है कि अगर आप लाइक करते हो तो मतलब लगता है यूट्यूब के एल्गोरिदम को कि हाँ ठीक है, और दूसरे को भी वीडियो पहुंचाता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो, चैनल पे नए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं देती रहती हूँ। बीएससी नर्सिंग का जितना भी सिलेबस है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आप उस टॉपिक को सर्च कीजिएगा, बशर्ते जो भी मैं पढ़ाई हूँ वही आ सकता है। बट मतलब मेरा यही कोशिश रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो मतलब कोई भी स्टूडेंट को लिखना कैसे, वैसे तो मैं कंटेंट लिखने के लिए ही लाती हूँ कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखोगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट सिर्फ बताने की बात रहता तो मैं यहाँ भी समझा के चल जाती, बट उससे आप लिख नहीं पाते। सो हेल्पफुल अगर लगता हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। आपकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी जा सकती हूँ। हार्ट पे देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते, बहुत बातें हो गई, ऐसे भी हमें ख़त्म करना है। सो हार्ट पे क्या करता है, ये कार्डियक वर्क एंड ऑक्सीजन कंजप्शन को रिड्यूस करवा देता है, कि कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे हम लोग देखें ना, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। कर क्या रहा है, हार्ट रेट को ऐसे इंक्रीज करवाता है बीटा वाले, लेकिन हम लोग ब्लॉक कर दे रहे हैं तो रेट को कम करेगा, फोर्स को कम करेगा, कंट्रक्शन वेलोसिटी को कम करेगा। होगा क्या, कम सब चीज़ हो रहा है तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग एमआई में यूज़ करते हैं। एमआई में होता ही यही है कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप ऑक्सीजन की डिमांड सही कर दोगे तो ये जो पेन हो रही है वो नहीं होगी ना। नेक्स्ट आता है कंडक्शन वेलोसिटी इज रिड्यूस, सो देयर एन एंटी एरिथमिक इफेक्ट, ऑल्सो देयर इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइज इफेक्ट। कंडक्शन वेलोसिटी की भी डिक्रीज करेगा,
क्योंकि यहाँ पे देखते हैं बीटा काम क्या करता है, कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाता है, बट हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर दे रहे हैं तो ये कम जाएगी। और क्या हार्ट के लिए काम ही करता है, एंजाइना में यूज करेंगे, वाटर सप्लाई हम लोग देख ही लिए कि डिमांड को कम करता है। नेक्स्ट आता है CHF में हम लोग यूज करते हैं, बट नहीं, आप बहुत कंफ्यूज हो गए, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी आएगा और यूज में भी आएगा, तो कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखना है। क्रोनिक होना तो हम लोगों को CHF में यूज़ करना है, एक्यूट और क्रोनिक इससे आगे वाले वीडियो में समझाऊंगी मैं। सो वहाँ पे हम लोग ये बीटा ब्लॉकर को देते हैं, वही एक्यूट होना भी एक्यूट और क्रोनिक की बात है, CHF आगे ही बताऊंगी। तो इसमें हमें जो फ्लूइड है वो बाहर फेंकना, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की जरूरत हुई, वही क्रोनिक हो तो वर्कलोड को कम करना होता है, तो क्रोनिक में हम लोग बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं। बस आप इतना ध्यान रख लो, हो जाएगी काम। नेक्स्ट आता है, आगे तो हम लोग CHF में देखेंगे ही, फ्यू क्रोमोसाइटोमा में भी यूज़ करेंगे ताकि उसके जो एक्शन है वो रोके। ग्लाउकोमा, इसमें क्या है, वाइड एंगल ग्लूकोमा में, अल्सो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, दोनों में हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा। या फिर अगर यहाँ पे आप देखते हो आई पे बीटा 2 का क्या काम रहता है, तो रिलैक्सेशन ये सब ये करवाता है, एक्वस को सिग्रेशन को ज़्यादा करवाता है, और ग्लूकोमा कंडीशन में ज़्यादा है, हम लोग इसे ब्लॉक करें तो कम होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एसेंशियल ट्रिमर, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉक द हैव नाउ एंड एस्टैब्लिश प्लेस, ये ट्रिमर को भी यूज़ कर मतलब ठीक करने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंजाइटी में हम लोग देखेंगे ट्रिमर एंजाइटी को उस जो चली गई थी बिना सोचे समझे एंकरिंग करने, उसका हम लोग देखें तो ये एंटी एंजाइटी इफेक्ट शो करता है। इसका अगर साइड इफेक्ट देखें तो क्या रहेगा, कोल्ड हैंड एंड फीट हो जाती है, वर्सनिंग ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, क्योंकि ये वैसोडाइलेटर जो इफेक्ट है बीटा 2 का उसको रोकता है। तो इसमें था कि अस्पाज्मिक कंडीशन, और ये और अस्पाज्म करवाएगा, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होता है, आप लिख सकते हो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में। क्यों हो रहा है सबका कॉन्सेप्ट आप होपफुली समझ रहे हो, क्योंकि इसीलिए मैं शुरू से लास्ट तक आई हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है आई नो, बट अगर इसको छोड़ दिया फिर रैंडमली मैं समझाई तो आप नहीं समझ पाओगे। ब्रेडिकार्डिया जिनको हो रखी है वहाँ पे नहीं यूज़ करना, तो हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी देखेंगे। और जिनको साइड इफेक्ट अगर देखें तो क्योंकि ये सबको कम कर रहा है तो नॉर्मली भी ब्रेडिकार्डिया करवा। नेक्स्ट साइड इफेक्ट देखें तो वर्सन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज कैन प्रेसिपिटेट लाइफ थ्रेटनिंग और अस्थमा के अटैक ये सब ला सकता है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। सिंपैथेटिक डायलेट करवा रहा था, ये रोकेगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन जैसी कंडीशन होगी, तो ये वहाँ पे हमें साइड मतलब ये सब देखने को मिलेगी, वो सब कंडीशन करवाएगा साइड इफेक्ट के रूप में भी। कहाँ कहाँ नहीं देना तो पहले ही हम लोग देख लिए, जब हाइपोटेंशन की कंडीशन हो तो नहीं देंगे उन पेशेंट को। पार्शियल एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो, क्योंकि ये वीक कंडक्शन को डिक्रीज करवा रहा है तो और वर्स कंडीशन हो जाएगा, नहीं देना। अस्थमा की कंडीशन में भी नहीं देना, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट में कंडीशन देखने को मिलती है, जिनको ये नहीं समझ में आता, ये इंपॉर्टेंट है एंटी एस्थमेटिक ड्रग, आप रेस्पिरेटरी वाले ड्रग को जरूर देखना। डायबिटिक में भी नहीं देंगे, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब यहाँ पे करवा क्या रहा है, डायबिटिक में जो ग्लूकोज मिलना चाहिए था वो ग्लूकोज नहीं दे रहा है। ग्लूकोज टूटता है तब आता है, एनाबॉलिक में ग्लूकोज को स्टोरेज सब करवाएगा, ये नहीं देने वाला है तोड़ के, तो डायबिटिक में हम लोग नहीं देंगे। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो ABC याद कॉन्ट्राइंडिकेशन में रख सकते हो, कई बार MCQ आता है। अस्थमा में नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि और प्रेसिपिटेट कर देगा कंडीशन को। ब्लॉक की कंडीशन में भी नहीं देंगे, क्योंकि AV को डिक्रीज करवा रहा है, कंडक्शन को डिक्रीज करवा रहा है। CHF अभी आप इसमें आएगी, और आप लोग तो खैर पूछते ही नहीं हो, मैं ही बता देती हूँ। CHF में कंडक्शन पहले तो देखे, कंडक्शन के यहाँ पे कोई बात नहीं है। CHF में देखे कि पहले तो हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पे नहीं यूज़ करते, तो एक्यूट में नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर एक्यूट में और आपने कार्डियक आउटपुट कम कर दिया तो कंडीशन खराब होगी, क्योंकि AMI की वजह से एक्यूट होता है। आगे इससे आगे वाले वीडियो में मैं समझा दूंगी। डायबिटिक में भी नहीं देना, तो ABCD आपका कंप्लीट हुआ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ड्रग इंट्रैक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये आता है एग्जाम में, एंटी एड्रीनर्जिक आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से पहले ही दिया हुआ है। सो ये बीटा ब्लॉकर तो आता है, तो यहाँ पे आप सब चीज़ें लिख दोगे। ड्रग इंट्रैक्शन भी आप लिख देना कि अगर आप नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, नैप्रोक्सजेन हो गया, मे बी रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग, साथ में नहीं देना भैया। इंसुलिन के साथ भी हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मास्क साइन हाइपोग्लिसेमिया अगर आप देते हो, बहुत ही ज़्यादा अगर ये कम कर दिया इंसुलिन शुगर लेवल को, तो फिर कंडीशन ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें नहीं देना। सो आपने 3 ड्रग पढ़ लिया, अब एक लास्ट हमारा बचता है जिसके बारे में हमें जाना नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग कोलिनर्जिक देखें, इसके बाद एंटी कोलिनर्जिक देखें।
कोलिनर्जिक में पैरासिम्पैथेटिक वाला जितना भी काम है वो हो रहा है। एंटी में देख रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक की वजह से लाइक सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर पॉइजनिंग हो जाए, तो वहाँ पे एट्रोपिन ये सब जो यूज़ कर रहे थे, ये हमारा एंटी कोलिनर्जिक हो गया। इसके बाद हम लोग देखें एंटी एडिनर्जिक, सिम्पैथेटिक के उल्टा काम करने वाला, जो कि कहीं ना कहीं पैरासिम्पैथेटिक जैसा था, तो ये भी हमारा खत्म होता है। ये बहुत सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर आए। अल्फा वाला देखें तो वेसल्स को डायलेट करवा रहा है, वेसल्स से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम थी हम लोग इसका यूज़ कर लिए। वही बीटा में हम लोग देखें तो हार्ट से रिलेटेड जितना भी था, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब हम लोग वहाँ देखें बीटा ब्लॉकर में। लोल वाले सारे ड्रग आ गए। स्टार्ट करने से पहले आपको एडिनर्जिक ड्रग के बारे में दिया क्या आपके सिलेबस में, वो दिखा देती हूँ। सो एडिनर्जिक ड्रग फॉर CHF और वैसोडाइलेटर। वैसे तो मतलब हमें वही ड्रग के बारे में जानना है, एडिनर्जी का क्लास 4 घंटे से कम नहीं जाता है, उतना नहीं जानना। और बहुत लोग को तो मज़ा आ रहा होगा कि भले नहीं जानना, बट जो लोग को कॉन्सेप्ट जानने में मज़ा आता है उनके लिए थोड़ा ये है कि क्यों नहीं दिया। मेरे को भी बहुत ये है कि क्यों नहीं दिया, क्योंकि कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एडिनर्जिक ड्रग वही है जो CHF के बारे में हमें देखना है, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। और CHF वाले तो CHF में देखेंगे ही, बट फिर भी यहाँ ओवरव्यू करवाऊंगी। आते ही नहीं एग्जाम में, मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा, तो होपफुली नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो मैं बता देती हूँ जैसे आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एडिनर्जिक सिस्टम के जितने भी ड्रग हैं, जो भी कैटाकोलामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, जिसे नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन भी बोलते हैं, डोपामाइन, ये सब काम कहाँ करेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1। मतलब ये अल्फा वाले 2 टाइप के हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा वाले 3 टाइप के हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। एक कहाँ पे रहते हैं, किस ऑर्गन पे क्या काम करते हैं। वैसे तो ये चार्ट भी मैं ऑर्गन के साथ आपको दिखा दी हूँ, तो इस चार्ट से भी कभी आपको एडिनर्जिक पढ़ने का मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर नोट्स में मैं डाल दूँगी। जो यहाँ समझाई हूँ ना, उससे ज़्यादा ही नोट्स में दूंगी। कई मतलब जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक का मैं नहीं बता पाई, तो उसका एक्शन हो गया, यूजेस हो गया, एडवर्स इफेक्ट कॉमन वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, लिखना कैसे सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। एडिनर्जी का कैसे, ये कहाँ पे है, लाइक अल्फा हम लोग देखें कि वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, तो ये इस तरह से आइकामिड्रियासिस, ये सब एक बार आप देख लो, नोट्स में मैं इसे डाल दूंगी किसका क्या काम है। लाइक अब बीटा जहाँ पे है, हम लोग देखे थे ना कि बीटा 2 एगोनिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है तो अस्थमा में, ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम करवा देता है। ये ग्लैंड्स में बीटा 2 रिसेप्टर रहेगा, वहाँ पे काम किया तो सिक्रीशन, मतलब अगर गया काम किया तो ये सिक्रीशन कम करवा देगा। यूट्रस का भी टोकोलाइटिक होता है, जब आप OBGB पढ़ोगे वहाँ भी देखोगे। वेसल्स का वेसोडाइलेशन करवाता है, तो ये सब है। अब यहाँ ही जो मैं कॉन्सेप्ट समझाई थी फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद इमरजेंसी में जब गई थी तो मुझे जब नहीं पता तो बहुत कंफ्यूज हुई थी। इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और जो बीटा है वो वेसो डाइलेशन करवाता है। वेसल्स पे अल्फा है और बीटा दोनों है, बट जो पेरिफेरल वाला है वहाँ पे अल्फा ज़्यादा है, इसीलिए जो स्केलेटल है सबका है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और हार्ट पे ज़्यादा है तो ये हार्ट वाले जो भी वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगे। तो वही है, इफेक्ट डिपेंड ऑन प्रेडोमिनेंस। हार्ट मसल बीटा 2, हार्ट मसल पे बीटा 2 ज़्यादा है उसके वेसल्स पे, तो ये वेसो डाइलेशन करवाएगा उस एरिया पे। और स्किन और इंटरनल ऑर्गन के पास अल्फा 1 ज़्यादा है बीटा 2 के कंपैरिजन में, मतलब वेसल्स पे सारे अल्फा या बीटा है, बट ज़्यादा जहाँ पे उसका इफेक्ट रहेगा। कॉमन सी बात है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइपोटेंशन में। और इस तरह से काम करता है कि इधर का कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड वहाँ ले गया, वहाँ डायलेटेड है तो उस तरह से BP को बढ़ाया। सिंपल, ये अगर आप जान गए तो एड्रेनल का कॉन्सेप्ट तो बस। सिंपैथेटिक ड्रग के बारे में देखें तो एक इनडायरेक्टली एक्ट करता है और एक डायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो रिलीज करवाएगा, ये बाइंड होगा तब एड्रेनल और नॉरएड्रेनल के तब काम करेगा। इसका एग्जांपल एक ही है, कोकेन। और डायरेक्ट एक्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोकेन का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो कोकेन का अगर आप यूज़ देखते हो, लोकल एनेस्थेटिक की तरह इसे यूज़ किया जाता है, हालांकि बहुत एडिक्टर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो उतना नहीं यूज़ किया जाता। बट इसका एक एडवांटेज है ना कि जितने भी एनेस्थेटिक है वो वैसोडाइलेटर होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे देख के आए हम लोग, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। बट इसका फिर बट एडिटिव इफेक्ट है, वही हेलुसिनेशन एंड पैलेटाइन इफेक्ट दिखता है। लगता है उसे कि कुछ तो रेंग रहा है हमारे मसल पे, कि कोकेन का इफेक्ट रहता है। अगर आप मतलब मेंटल में ड्यूटी जाओगे तो ऐसा देखने को हमारे लिए इनडायरेक्टली वाला नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आता है डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग है वो कैटा और नॉन में उसका क्लासिफिकेशन होता है, बट वो भी हमें नहीं जानना। कैटाकोलेमाइन जानना है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग ओरली नहीं देते, जल्दी डिग्रेड हो जाता है। इसमें इसका 2 टाइप वो देखते हैं, इंडोजिनस और एक्सोजिनस। इंडोजिनस में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन आता है। ये इंडोजिनस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में बनता है। तो क्या बाहर से नहीं देते, देते हैं, जब कम होगा तो दे सकते हैं, बट नहीं मतलब ऐसे हमारे बॉडी में ये बनता है, इसीलिए इसे इंडोजिनस बोलते हैं। एक्सोजिनस जो बाहर से हमें लेना है, डोब्यूटामाइन, डोपेक्सामाइन, आइसो, जो कि इनके जैसा काम करेगा, और यही है हमारे लिए सीएचएफ में इम्पॉर्टेंट। ये एक्यूट सीएचएफ में, क्योंकि जब लॉन्गर टाइम से हो, क्रोनिक हो, तो वहाँ पे तो हम लोग बीटा ब्लॉकर इसके उल्टा देते हैं। सो वही जो भी डोपामिन डोबिटामिन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो सीएचएफ में मैं आपको पढ़ाऊँ। सो वही कुछ कुछ जो ड्रग देखे, लाइक डोपामिन, डोबिटामिन, इंडोजिनस था, एक्सोजिनस था। ये डोज हम लोग 0.2 से 1.0 mg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। स्पेशल फीचर अगर इसका मैं बताऊं तो इट एक्ट एज D1 रिसेप्टर जो है उस पे जाके काम करेगा। बेसिकली ये रीनल ब्लड वेसल्स पे और कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, सेप्टिक, मेन यहाँ पे सीवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक्यूट वाला हो तो हम लोग देंगे, वहाँ पे इंस्ट्रिक्ट हमें ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आता है डोब्यूटामिन। ये बीटा 1 पे बेसिक, मतलब ये जितने भी काम अल्फा 2, बीटा 1, बीटा सब पे काम करता है। अरे ड्रग ऑफ चॉइस है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। ये इसके लिए बीटा 1 मतलब ये नहीं काम करेगा हार्ट पे, तो वहाँ तो फिर भी हम लोग इसे हटाएंगे, क्योंकि इससे अच्छा हमें ड्रग ये मिल गया कि सिर्फ रीनल पे काम कर रहा है, बट हमें ये मिल गया जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है। बीटा अगर हम लोग देंगे तो हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा, और जब एक्यूट वाला होता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें हार्ट रेट जल्दी जल्दी करवा के और ये हम सिम्टम को सही करवाना होता है। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई, सही सप्लाई नहीं मिल रही, तो सप्लाई देना जरूरी है, ना कि आप रोकोगे। वो जब सीवियर कंडीशन हो तो वहाँ पर किया जाता है। सो ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ हमें एक्यूट वाला देखने को मिले तो, या फिर कार्डियक सर्जरी कंजस्टिव हार्ट फेलियर शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। 2.5 से 10 ये माइक्रोग्राम केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू ही इसे देते हैं। एक आता है एफेड्रिन, एग्जाम्पल हमारा ये भी सिम्पैथेटिक का ही है, एड्रेनर्जिक ड्रग है। ये ओरली हम लोग देते हैं मतलब डोज वही ज़्यादा अगर हम लोग करें या फिर कम करें तो IM/IV के थ्रू। ये 15 से 16 तो ओरल, और IV या पर IM दे रहे हो तो 15 से 30 mg। माइल्ड क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेंशन ड्यूरिंग स्पाइनल एनास्थेसिया, तो यहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा में हम लोग देखे ही हैं कि सिम्पैथेटिक ही हमारा काम आता है, वहाँ भी हम लोग इफेड्रिन, अगर आप पढ़े हो, याद रखे हो, हालांकि मेडिसिन नहीं याद अभी होगी, हमें पता है एग्जाम के टाइम ही ज़्यादातर स्टूडेंट याद करते हैं, तो वहाँ हम लोग देखे थे, मतलब यहाँ काम करता है। स्यूडो इफेड्रिन मतलब इसी के जैसा है, इसे थोड़ा अच्छा एडवांस फॉर्म। ये 30 से 60 mg ओरल देना है। अगर IM भी दे सकते हो, 6 आवरली इसे दोबारा देना होता है। एंटीटर्सिव है, डिकंसिस्टेंट है, सिंपैथेटिक रिलीफ इन कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, हाइपोटेंशन। ये चार्ट भी हमारा काम आना चाहिए ना। अगर आप देखोगे ना तो सारा चीज़ रिलेटेबल है, बट टाइम कम है, तो देख रहे हैं हम लोग कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो भी राइनाइटिस वाली कंडीशन हो या फिर जो कंजेशन हो रखा हो तो उससे भी हमें रिलीफ मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फेटामाइन, इसीलिए मैं इसको लिखी हूँ, 4-5 ही मैं लिख पाई हूँ। ज़्यादा तो हमारे लिए यही था कि कंजस्टिव में ये यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैं बताई। अब इसका क्या है कि 5 से 10 mg ओरल लिया जाता है, और पोटेंट है, CNS स्टिमुलेंट एंड इंड्यूस अलर्टनेस, इंक्रीज कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पाज्म एंड वर्कलोड। ये वर्क ऑफ कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा करवाता है, ऐसा लगता है मैं ले ही लूँ, या फिर जिनको ज़्यादा पढ़ने का शौक हो तो ये तो आपके लिए सही है ना, कि मतलब सोचोगे कैपेसिटी भी और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा करवा रहा है, तो हम ले लें, पढ़ाई ज़्यादा मन लगेगा। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसका फिर एडिक्शन हो जाता है। हालांकि ये सारा चीज़ ज़्यादा करवाता है और एडिक्शन होने की भी चांसेस रहती है। अब जितना लोगे आगे और डोज लोगे तब उतना कैपेसिटी से काम कर पाओगे। बट इसका क्या मतलब, ये ड्रग जो है एब्यूज एंड वन ड्रग इंक्लूड डॉप टेस्ट फॉर एथलीट। जो मेरे फार्मा के टीचर थे वो इस ड्रग को जब पढ़ाए थे तो वो बताए थे कि उनका आर्मी का शायद एग्ज़ाम था, तो दौड़ने गए थे, तो उनको पता था कि ये एम्फेटामाइन से हम लेंगे तो मेरा कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा दौड़े सब पाएंगे। तो बट इसके लिए टेस्ट आ गई कि
इसके लिए डोप टेस्ट होता है लीगली कि आपने कोई ड्रग तो नहीं ना खा लिया, डोपामिन का काम तो नहीं ना कर रहा है डोपामिनर्जिक जैसा, जिसकी वजह से आप कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो गई। अब जिनको नहीं पता वो नहीं लेगा, और आप तो ऐसे ही आपने ऐसा ड्रग ले लिया कि ज़्यादा बूस्टअप करवा दिया, सो डोप टेस्ट किया जाता है कहीं ये ड्रग तो आपने नहीं लिया, क्योंकि ये सारी कैपेसिटी सबको इंक्रीज करता है। इसको यूज़ किया जाता है लाइक अटेंशन डेफिसिट हाइपोकाइनेटिक में। ये वायरल हुआ था, और मैं इस सीरीज़ को मैं भी देखी थी, एडीएस करके। इसमें बच्चा को मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता है ये प्रॉब्लम रहने की वजह से, तो अगर आप ये देते हो तो उनको ठीक रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, और इसका ये ट्रीटमेंट भी रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वैसे कॉमन इंडिकेशन मैं लिख दी हूँ, आप चाहो तो देख लो रोल ऑफ नर्स यहाँ पे क्या है। सो ये दो आप लिख सकते हो, और भी हिस्ट्री लेना, या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट सही से आ रहा है कि नहीं, अस्थमा कंडीशन ठीक हो रही है, ये सब हम लिखते हैं। नर्सिंग रोल ऑफ नर्स के लिए टेंशन नहीं लो, जितना है उतना आप लिख सकते हो। और 4 5 उतना पेज भी हमें नहीं मिलता, तो 4 5 देखे नहीं पढ़ना, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्लूकोज लेवल को, जैसे कि सिंपैथेटिक ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद करो। जब भी सिंपैथेटिक ज़्यादा होता है, हमारा बॉडी भागता फिरता है, तो ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है, तो ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ता है। ये सिंपैथेटिक जब भी एक्टिवेट होगा, नोराएड्रेनालिन जो भी रिलीज हो रहा है, तो बट उसी तरह के आप ड्रग दे रहे हो, मीन्स कि वो ग्लूकोज को ज़्यादा तोड़ेगा, तो चांसेस है कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाए। तो एज अ नर्स आपको ये मॉनिटर करते रहना है, रूम को डार्क रखना है, क्योंकि एड्रेनालिन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी एंड मिड्रेसिस। तो ये सब आपको देखना है। और भी चीज़ें लिखना चाहते हो तो हिस्ट्री टेकिंग पहले लेना, और फिर जो भी इफेक्ट लाइक आपने अस्थमा में दिया ब्यूटागोनिस्ट, तो ये सही इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं, थेराप्यूटिक इफेक्ट, ये सब आप लिखोगे। रोल ऑफ नर्स का टेंशन नहीं लीजिए, वो तो हम लोग हर यूनिट में देखते हैं। ऐसे भी ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो एक बार समझाना ज़रूरी है। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कई लोगों का नहीं हुआ होगा। अगर आप डीप या फिर जानना ही चाहते हो तो दोबारा से वीडियो देखने की कोशिश करो। और कभी कोई वीडियो में मैं नहीं बोलती दोबारा देखने के लिए, ये कॉन्सेप्ट मुझे ही टाइम लगा था, तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने आपको जो भी एएनएस वाला ड्रग था वो पूरा बताया है। मतलब पूरा नहीं बताई हूँ, जो इम्पोर्टेंट था वो बताई हूँ, कुछ नहीं मैंने बताया। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप पहले से जानते थे। ये इसी के ड्रग में एड्रीनर्जिक और एंटी वाला, जो कि इसके जैसा काम करा और इसके जैसा नहीं काम करा। ये पैरासिम्पैथेटिक में हमारा ACH इम्पॉर्टेंट था, तो उसी के नाम से कोलिनर्जिक, और ये एंटी कोलिनर्जिक आया था। फिर कॉन्सेप्ट क्या चमकाना था मेरे को, ये इसके जैसा काम करता है, एडिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक जैसा, और ये इसके जैसा काम करता है। चमका तो सही है, नहीं चमका नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखिएगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे इफेक्ट कम हो रहा है। कुछ चीज़ों तो याद करनी ही पड़ेगी, लाइक सिंपैथेटिक चीज़ों को बढ़ा रहा था, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ किए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ जिससे क्वेश्चन आता है, तो एंटी एडिनर्जिक से। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस में दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा मतलब यही चीज़ें हैं सबसे पहले दिया हुआ। और यही में बीटा 2 ब्लॉकर सब आता है, कैसे वो काम किया, कैसे हम लोग हाइपरटेंशन को कम किए, कैसे फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज। बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 2 बार रिविजन करोगे हो जाएगा। इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। अब नोट्स जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम टाइम पे, तो कोशिश करना कि एक बार ये वीडियो तब 2 के स्पीड में देख लेना, और तब रिवाइज करना, ताकि आपको ये ड्रग अच्छे से एटलीस्ट जितना यूनिवर्सिटी में लिखना है उतना याद हो जाए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर नंबर शो हो रहा होगा। नोट्स के फीचर मैं पहले ही बता दूं, ना कि ये ड्रग जितने भी यूनिट है सबका रहेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 10 ईयर PYQ भी रहेगी, जिससे आप खुद पता लगा पाओगे, टाइम भी मैनेज कर पाओगे, सारा चीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहने का क्या मतलब, अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगी नहीं, इतना अभी बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है। और आज के लिए आप इतना ही छोड़ो, चाहे तो मैं पढ़ा दूँगी, 1 शॉट भी करवा दे सकते थी, 2.5 घंटे का वीडियो जाता, बट नहीं, सही नहीं है। फार्माकोलॉजी है, थोड़ा तो इज्जत रखना पड़ेगा हमें। पढ़ा देने से क्या होता है, 1 शॉट में भी मैं फार्माकोलॉजी पूरा लेके आऊँगी और आप समझ जाओगे। एग्जाम टाइम पे सारा चीज़ चलेगा, डोंट वरी। सो सेकेंड पार्ट में मैं मतलब ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड क्यों ना, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हार्ट वाला पूरा ड्रग हम लोग देखेंगे, कार्डियो वाला, और तब हम लोग ब्लड वाला। इस तरह से हमारा ये पूरा यूनिट मज़े से ख़त्म। डाउट होगा जिनका है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं अच्छा लगा तो मतलब कैसे भी कि हाँ आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आऊँ। ऐसे मैं पूरा कोशिश करती हूँ, मेरा पूरा कोशिश यही रहता है कि जितना भी मुझे हार्डवर्क या फिर जो भी करना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। और
आशा करती हूँ समझ में भी आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो एटलीस्ट अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।